Assalamualaikum Khawateen and Hazrat, welcome back to another episode of Thought Behind Things. Personally, मेरे लिए one of the most exciting episodes है. This is a gentleman I've been meaning to speak to well over the last year. हमारा टाई अप नहीं हो पा रहा था, सच्ची बात है. मैं इनको अप्रोच ही बड़े डरते डरते कर रहा था कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे. But he was gracious enough to give us time. With us is Musaddiq Zulkarnain, the founder and CEO of Interloop, one of Pakistan's largest exporters, textile exporters. और जहाँ तक मुझे इनकी कहानी पता है, एंड विल नो मोर अबाउट दैट टुडे एज वेल, बट जहाँ तक मुझे इनकी कहानी पता है, इन्होंने ग्राउंड अप ये बिजनेस ओवर द लास्ट 30 इयर्स बिल्ड किया. इट्स अ फिनोमिनल स्टोरी, पर्टिकुलरली क्योंकि पाकिस्तान में आई हैव सेड दिस मैनी मैनी टाइम्स, जब हमारा जो नौजवान है जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है, वो जब अपने एस्पिरेशनल लीडर्स ढूंढ रहा होता है तो वो इलॉन मस्क को देखता है, वो बिल गेट्स को देखता है, वो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोगों को देखता है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में we've had a bad relationship with money, and so पाकिस्तान का जो अमीर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, for one reason or the other वो पाकिस्तानी नौजवान के लिए aspirational नहीं होता. This is a story that I feel like a lot of young people can relate to and be able to understand कि यार potentially वो भी कैसे एक बड़ी चीज़ पाकिस्तान में कर सकते हैं. मुसद्दिक साहब, thank you so much first of all for taking the time out and being part of the show. Thank you, Muzammil. It's a pleasure. Thank you for the introduction. Before saying anything else, let me correct you a little bit. Obviously, ये बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं. I am no more the CEO. I am the chairman of the board. Right. वो उसके ऊपर मैं I'll you see enlighten you on that later on. But thank you for your kind words. I think it's a pleasure. It has always been a pleasure to try to inspire people live in Pakistan or particularly youth. I think अगर मेरी चंद बातों से लोग इंस्पायर हो सकते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है. थैंक यू. मैं अगर थोड़ा सा स्टार्ट करूं कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू अंडरस्टैंड जो ये इंटरलूप आपने स्टार्ट की, क्या ये यही थी पहली कंपनी है, ये एक सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन के बाद आई है? टेल मी अबाउट योर जर्नी. हाउ डिड यू स्टार्ट? आई बिलीव इन अर्ली 90s. अच्छा, उसमें इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करने से पहले एक इसमें थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूँगा, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते. एंड देन I'll not discuss that in detail. We can discuss those details later on. वो ये है कि Interloop by the grace of God has been so successful कि इसने बाकी सब कुछ ओवरशैडो कर दिया, एंड राइटली सो. मैं जब भी वर्ड यूज़ करूँगा, हम यूज़ करूँगा कि मैं नहीं समझता कि मैंने अकेले ने कुछ किया है. हमने वी स्टार्टेड इन 92, राइट. मैं इंटरव्यू की स्टोरी पे आता हूँ. वी स्टार्टेड 92. सिंस देन वी हैव ईदर एस्टेब्लिश्ड और acquired 21 organizations all over the world. Right. 18 of them are still working and thriving, including 2 not-for-profits. एक तो ये क्लैरिफिकेशन, लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ सॉक्स बनाते हैं और बाकी चीज़ों में चले गए, which we are very proud of, but we have done other things also. जब हमने IPO के लिए जाना था तो वी हैड अ सब्सिडरी विद एन इंटरलूप. मैं थोड़ी सी फिर वापस चला जाऊंगा. मैं ज़रा आपको थोड़ी सी अपनी जो हमारी काविशें हैं उसके ऊपर थोड़ी एनलाइटन कर दूंगा, ताकि फिर देन विल बी द डिस्कशन माइट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग. राइट. तो एक सब्सिडरी थी हमारी, एंड वी हैड accumulated a handsome amount of cash. तो हमने हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो बहुत देर से हो गए थे, उसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा. हमने उस वक्त डिसाइड किया कि हमें इसको डीमर्ज कर देते हैं, सो दैट ये जो है ना कि वो एक टेक्सटाइल कंसर्न है, ये एक बड़ी कंपनी है और वो फिर होल्डिंग कंपनी भी है, तो इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड रहता है कि मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये वहाँ अपनी सब्सिडरीज में कितना पैसा ले जाएंगे, वो हो जाएंगे. तो हमने कहा कि नहीं, वी हैव टू मेक अ क्लीन ब्रेक. तो हमने प्रॉपर लॉ के थ्रू इसको डीमर्ज किया, एंड वी फॉर्म 2 कंपनीज. इंटरलूप लिमिटेड ऐसी की वैसी रहेगी, विच वॉज प्योरली अपैरल एंड टेक्सटाइल्स, और हमने एक इंटरलूप होल्डिंग क्रिएट कर दी, बाकी एसेट से कुछ कैश उधर ट्रांसफर कर दिया और एक सब्सिडी ट्रांसफर कर दी. सो इंटरलूप होल्डिंग डजंट हैव एनी स्टेक इन इंटरलूप. सही है. और ये पाकिस्तान में ही जी पाकिस्तान में है, एंड इट हैज सेवरल सब्सिडरीज. वी हैव द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट डेयरी फार्म इन पाकिस्तान. इंटरलूप डेयरीज है. फिर हमने एक टर्किश जॉइंट वेंचर है जिसका नाम IRC डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट में है, विच produces cheese and butter and other things, and we export 100% butter. हम चीज़ टॉप चेन्स को हम देते हैं, और उसके अलावा चीज़ भी हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया.
देन वी हैव अ पैकेजिंग प्रिंटिंग कंसर्न, प्रिंट क्राफ्ट, क्योंकि वो इंटरलूप के नाम से नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता, जो कि मल्टीनेशनल्स को उनके लिए प्रिंटिंग कर रही है. देन वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल लॉजिस्टिक्स कंपनी, मोमेंटम लॉजिस्टिक्स, जो कि इनलैंड ट्रकिंग में भी है, इंटरनेशनल एयर फ्रेट एंड सी फ्रेट में भी है, जो वेयर हाउसिंग में भी है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी है. इनफैक्ट सैमसंग के जितने पार्ट्स हैं उसके ऑथराइज्ड सोल डिस्ट्रीब्यूटर वो हैं. सो दैट इज अनदर कंसर्न. देन वी हैव IT कंपनी बाय द नेम ऑफ ऑक्टेंस डिजिटल, जिसने अभी अभी कैंड्रल का सारा बिजनेस जो है वो एक्वायर किया है. तो सारे बड़े बड़े बैंक्स को और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को जो डाटा सर्विसेज हैं और अब क्लाउड सर्विसेज वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस तरह से देन वी आर इनटू हेल्थ सर्विसेज. वी हैव 2 जॉइंट वेंचर्स, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन विद शिफा इंटरनेशनल. एक 350 टर्शरी बेड टर्शरी हॉस्पिटल आ रहा है फैसलाबाद में, और एक एम्बुलेटरी डे केयर सेंटर आ रहा है F11 इस्लामाबाद में. दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज जिसमें हम 45 और शिफा. तो मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता. सो वी हैव a lot of other businesses which come under the umbrella of Interloop Holdings. और Interloop अपना क्लीन अलग से करती है. Now coming back to it, yes, we started in April 92, right? By training I'm a mechanical engineer, और मैं तो एक जॉब कर रहा था, और fortunately I had the opportunity to be in planning and design and उस डिपार्टमेंट में. और वैसे भी मैं बचपन से ही मुझे मेरी लैंग्वेजेस वीक थी और मेरे मैथमेटिक्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मुझे कैलकुलेशंस करने का, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस करने का बड़ा शौक था. तो आई वेंट टू प्लानिंग, तो मेरी उसकी एक्सपीरियंस थी. माय यंगर ब्रदर हु इज़ जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की, वेंट अब्रॉड, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, और वो वापस आए. तो उनके किसी दोस्त ने सजेस्ट उनको किया कुछ देर के बाद, तो ही वांटेड टू, उनका आइडिया था, इट वाज माय यंगर ब्रदर, ही 7 years younger टू मी, नवीद, के भी हमें ये सॉक्स की इंडस्ट्री आजकल नई नई आई है, तो यू नो इटालियंस आर सच गुड मार्केटर्स. तो वो ऑलमोस्ट, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ हंसता होकर, वो उनका कहना ये था कि यार ये कंप्यूटराइज मशीन है, आप इससे बटन दबाएंगे, ऊपर धागा लगाएंगे और अंदर से डॉलर निकलेंगे. सो दैट्स हाउ दे यू वुड ऑलमोस्ट से दैट. तो my mother asked me कि why don't you join him? तो हमारी इमीडिएट फैमिली में, बल्कि कोई कभी जिंदगी में किसी ने बिजनेस नहीं किया था. अच्छा, मेरा सवाल है. I just want to understand, did you come from family wealth? Like, were you, let's say, upper middle class, or did you come from a, generational money? वजह सवाल का ये, for a lot of young people, जब वो बड़ी बिजनेस की कहानी सुनते हैं, राइटली सो, काफ़ी दफ़ा वो कहते हैं कि यार इट डजंट रियली इंस्पायर मी, बिकॉज मेरे हालात और इस कहानी के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. माई अंडरस्टैंडिंग इज़ जस्ट लाइक यू मेंशन्ड कि आपकी फैमिली के पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, प्रोफेशनल लोग थे, दिस वाज योर फर्स्ट फोरे इन. सो टेल मी, रन मी थ्रू द लाइफस्टाइल दैट वाज देयर. Absolutely. So you see, myself and my brother and my sister, we were raised by a single mother, right? And हमारी जो ग्रैंडफादर की पास कोई बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं थी. वी डिडंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स, वी डिडंट हैव एनी सेविंग्स. तो हम कह लें कि गांव में 12.5 एकड़ ज़मीन थी, बट द हाउस इन विच वी लिव्ड, वो शहर के सेंटर में था. वो काफ़ी बड़ा घर था, 28 कनाल्स. सो वो पुराने ज़माने से चला आ रहा था, तो वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई थी. तो एज सच आई वोंट से कि हम कोई, सो I don't know how, where should we term? So cash rich नहीं थे, but asset rich थे. Asset to some extent asset rich थे. और वो जिस तरह से पुराने ज़माने में होता है कि वो my mother was in education. वो उन्होंने जॉब भी किया, हमें पढ़ाया भी, हमें लुक आफ्टर भी किया. Because my grandfather passed in 1968 when I was 10-11 years old, and I am the eldest. तो उन्होंने हमें रेज किया सिंगल हैंडेडली. बट वो उस ज़माने में होता था कि वालदैन अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे. दे वुड सेव एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस. तो हमारे घर में कार भी थी, वो भी थी, बट आई वुड ट्रैवल ऑन अ डायलपर में. उस ज़माने में बहुत ज़बरदस्त ओमनी सर्विस, बस सर्विस होती. मैं डबल डेकर में ट्रैवल करता था. सुबह स्कूल पे हमें कोई ना कोई आदमी, कभी जब बहुत छोटे होते थे तो साइकिल पे छोड़ के आ जाते थे. दो वी हैड अ कार एट आवर हाउस, पर वो यूज स्पेयरिंगली होती थी कि भाई
कार यूज़ नहीं करनी है। तो वो सेविंग्स इसलिए भी कह लें कि एसेट्स बचे रहे कि उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, दे सेव्ड इट फॉर अस प्रॉब्ली। तो यस, वी वर पार्टली एसेट रिच, यस। एंड जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, व्हाट कंपनी वाज दैट? जी, इट वाज स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस। और मैं ये एक ना डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा देता हूँ कि आजकल जब आप गैस कंपनीज का नाम लेते हैं तो इमीडिएटली एक वो आ जाता है। जिस ज़माने में हम काम करते थे तो अभी ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट ओनली रिसेंटली, वो कंपनी में बहुत देर तक रहे, और इस द कल्चर वाज इंटायरली डिफरेंट और वेरी प्रोफेशनल, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ तक कि जब मुझे याद है जब मैंने इंजीनियरिंग की, एंड आई वाज लकी कि मेरी इंजीनियरिंग के 3 महीने बाद मुझे जॉब मिल गया, एंड वेरी फ्यू पीपल वुड गेट इनटू स्वी नॉर्दर्न। तो उस वक्त जो इंजीनियर्स थे दे वुड गेट ग्रेड 17 इन द गवर्नमेंट, और उनकी पे मुझे अच्छी तरह याद है कि 1600 रुपया होती थी पर मंथ। अच्छा, और देयर वर 2 कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि पे मास्टर समझी जाती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक टू गो टू वाप्ता, क्योंकि वाप्ता वुड absorb a lot of engineers। तो 2 कंपनीज जो थी ना, वो एक PIA एंड सुई नॉर्थ। तो मेरी पहली पे थी 2300 रुपया। अच्छा। तो विच वाज 600-700, ऑलमोस्ट यू सी 50% मोर देन माई कोलीग्स। एंड ट्रस्ट मी, वो ख़त्म नहीं होते थे। बल्कि मेरी शादी होगी तो अगले साल, तो हम घर में रहते थे, खाना वहाँ पक जाता था, बाकी खर्चा उर्चा भी जो भी होता था, तो वी वुड सेव अनफ मनी इस 2300 रुपये में से इन अ ईयर टू हैव अ ट्रिप अब्रॉड। तो अच्छा ज़माना था, टू बी ऑनेस्ट। तो हाउ डिड यू मैनेज? आपकी एक अच्छी जॉब लगी हुई है, फैमिली का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, लगी बंदी जॉब है ना, पेंशन वाली जॉब है, सो उस जॉब को छोड़ के बिजनेस का रिस्क लेना, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? वाज दैट लाइक जस्ट कि ओके लेट्स ट्राई दिस, व्हाई नॉट, और डिड यू रियली थिंक अबाउट इट एट द टाइम? अगर आप अपना एक डिजिटल पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी डिजिटल मीडिया मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सिखाऊंगा in a 2-month-long live bootcamp where I will be summarizing 14 years of my experience in the field. If you're interested, you can sign up with your email on the link down below. See you there. Okay, it's a background. By the grace of God, मैंने जैसे कहा ना, मैं अपने कैलकुलेशंस वगैरह में आई वाज बहुत वो था, और मुझे शुरू से गैजेट्स का बड़ा शौक था। अभी पाकिस्तान में कंप्यूटर्स आना शुरू, लैपटॉप्स आना नहीं शुरू हुए थे, और आई हैड अ ब्रदर इन लॉ हु वर्क फॉर IBM, और उनको कंसेशनल मिलता था, तो मैंने लैपटॉप ले लिया था। तब तो वो 10 किलोबाइट की वो ड्राइव होती थी। तो बिलीव मी, वंस द मैनेजिंग डायरेक्टर केम टू फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर, तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे एक इंजीनियर है हु यूजेस अ लैपटॉप, तो ही जस्ट केम टू माय ऑफिस टू सी द लैपटॉप। तो ये वो ज़माना था, मैं आपको ये याद कर। तो मेरी उसकी वजह से ना आई गॉट इनटू अ डिपार्टमेंट विच इज़ वेरी टेक्निकल, एंड वो हमारे बहुत ज़्यादा फॉरेन एंगेजमेंट थी। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान करने पे लगा दिया गया जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स, फ्रांस पर प्रोजेक्ट्स थे। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, टेक्निकली भी और अदरवाइज भी। अच्छा, इस दौरान में ये था कि उस ज़माने में कुएं पुराना चला आ रहा था, तो वो देयर वर पीपल हु वर प्रॉब्ली गुड एट देयर वर्क बट हैड नो क्वालिफिकेशंस, और वो इंजीनियरिंग में और सब में उनको प्रमोट हो गए। सो देयर वर पीपल हु वर, एंड आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, तो एक साहब ऐसे भी थे जिनकी बड़ी लोग इज्जत करते थे, वो चीफ इंजीनियर थे एंड ही वाज अ मैट्रिकुलेट। तो एक वो बड़ी इसके खिलाफ वो था। हमारा जो हमारा बैच था, जो पहली दफ़ा 10-12 लोग इकट्ठे आए थे फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, सेम बैच। तो हम लोग वी वर वेरी अनईजी कि यार ये एक तो वैसे भी गलत है, तो ये हम लोग तो फिर यहाँ ही फंसे रह जाएंगे। तो वी फॉर्म्ड एन इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ, मुझे उसका उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और मैं ज़रा थोड़ा सा कह लें कि खून गर्म था, इनकलाबी किस्म खून था। तो वी रियली, तो ऑल द सीनियर्स, एवरीबडी यू सी, वो मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, हमने बड़ी मूवमेंट चलाई, एंड इवेंचुअली वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द रूल्स अमेंडेड कि एक खास लेवल से ऊपर सिर्फ इंजीनियर्स प्रमोट होंगे। अच्छा, मगर इस सारी चीज़ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो सब लोग थे, वो नॉन इंजीनियर्स थे, और वो वैसे तो मुझे करते थे रिस्पेक्ट, बट वो अंदर से बड़े मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने बहुत, उनका ख्याल था कि भी अब इसको ना तंग करना है, और वो भी आई वाज अंडर प्रेशर। हमारे NIRC में केसेस गए, दैट वाज द ओनली एग्जांपल स्टिल इन पाकिस्तान जहां एक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन को NIRC ने स्टे ऑर्डर दे दिया
कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना आपने. वी वेंट एंड वी प्लीडेड आवर केस. मेरे पास जस्टिस साथ सऊ जान थे या कुछ. सो वी वेंट देयर एंड ही गेव अस अ स्टे ऑर्डर फॉर 2 months. वो पहली दफा था, वरना एम्प्लॉयर एसोसिएशन को भी स्टे ऑर्डर नहीं मिला. एनीहाउ, सो वो दैट स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन. मगर जो मेरी एक्सपीरियंस थे, आई वुड ऑलवेज गेट दी, इस सारे 2 साल के प्रोसेस में मुझे फिर सारी कंपनी से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाती थी. बिकॉज जब वो मुझे रेट करते थे, दे टेक्निकली वुड रेट मी एट द हाईएस्ट लेवल, बट द टेंशन वाज गोइंग ऑन. उसी दौरान में थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इशू भी हो गया. आई डोंट नो, आई प्रॉब्ली शुडंट मेंशन दैट. वो जब तक माय मदर वाज इलेक्टेड, बिकॉज मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इन गुड ओल्ड डेज उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ा हिस्सा लिया था. ही वाज एन एडवोकेट. वो फिर वेस्ट पाकिस्तान में की मिनिस्ट्री में भी कुछ देर रहे. देन ही जब वो अयूब खां का आया, ही वाज द ओनली वन जिनको एब्डो नहीं किया गया, बट ही रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट कि भी मैं अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं करूँगा. तो उस रिस्पेक्ट में रिजर्व सीट्स पे मेरी मदर को 85 में शी वाज इलेक्टेड टू द असेंबली, देन अगेन 88 वो रही हैं रिजर्व सीट्स पे. तो वो एक शायद आपको याद होगा कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोहतरमा बेनज़ीर के खिलाफ आया था. आप तो छोटे होंगे उस वक्त, आपको याद नहीं होगा या आपने पढ़ा होगा. तो उसमें बहुत खींचातानी हो रही थी. तो पीपल्स पार्टी वाज इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ पीपल्स पार्टी. लेट मी से दैट आई एम नॉट, मैं क्योंकि मेरी स्टोरी तो उसमें ये सुना रहा हूँ. तो उसमें जो फेडरल मिनिस्टर थे, अब वो ढूंढ रहे थे कि लोग ढूंढो कि कैसे वोट, वो उधर वाले तोड़ रहे थे, उधर वाले तोड़ रहे थे. And so the managing director told me that the Minister of Petroleum wants to see you and he wants to offer you something. कि कोई लोन ले लें, उस ज़माने में टेक्सटाइल मिल लगा लें या बाहर स्कॉलरशिप पे चले जाएं. एंड मैंने सोचा कि यार अगर मैं चला भी जाऊं और ये लोग मुझे वहाँ बिठा लें, तो मेरी माँ को ये ना ख्याल है कि माई सन इज़ देयर एंड शी माइट वेवर, अदरवाइज तो वो शी विल नॉट वेवर बिकॉज जो पार्टी कहेगी वो करेंगे. तो आई रिफ्यूज टू गो. तो उसकी वजह से भी एक टेंशन थोड़ी सी थी. मैनेजमेंट वाज अंडर प्रेशर और मैनेजमेंट मुझे भेज नहीं सकी. तो एक प्रेशर्स चल रहे थे. आई वाज डूइंग फाइन. तो उसी दौरान में ये प्रपोजल आ गई. तो प्लस माय मदर सेड के भी वो, और मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था मगर आपने को इस तरफ ले गए, और मैंने कई जगह ये बात की है कि वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि छोटा है ये, कोई गलती ना कर दे, इसको समझ नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है. सो my mother didn't say that in so many words, but she had that क्योंकि हमें जगह कुछ बेचनी पड़नी थी इसको लगाने के लिए और ये रिस्क लेना पड़ना था. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम देख लो, अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुम दोनों भाई अच्छा कर लोगे. तो एंड अगेन इसमें मैं ये ऐड कर दूँ, मैं हर जगह ऐड करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट ही इज़ अ बेटर लीडर देन मी. ही प्रूव्ड मच बेटर देन मी लेटर ऑन. और वो उनकी जो एप्रीहेंशन थी वो डेफिनेटली ठीक नहीं थी. बट मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, इधर से भी टेंशन चल रही है, ठीक है, मैं जॉब में तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ बट टेंशन ही रहेगी, मैं या इनकलाब ही लाता रहूँगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने 1 साल की छुट्टी ले ली है, देन आई रिजाइन. सो दैट्स हाउ आई. एंड सो जो स्टार्ट में आपने लगाया था वो क्या, मतलब अगर मैं बिल्कुल सादा तरीके से पूछूं कि क्या मशीन थी, बन क्या रहा था, आपको तो आइडिया भी नहीं था, आप तो गैस एक्सट्रैक्शन में लगे हुए थे. जी, वो ऐसा था कि मैं, बल्कि बड़ी मजे की स्टोरी है, हमें नहीं पता था कि इंडस्ट्री होती क्या है. कभी इंडस्ट्री देखी भी नहीं थी, विजिट भी नहीं एज अ. तो हम वो जो एजेंट्स हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि यार हमें कोई दिखा दो, लेट्स गो एंड सी समथिंग कि भी कैसे लगती कैसी है. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने अरेंज कर लिया. देयर वाज लाहौर गुरु मांगट में एक वो फौत हो गए, बट वेरी नाइस जेंटलमैन, बाद में हमारे दोस्त बन गए. तो उनकी फैक्ट्री थी, उनके पास 6 मशीनें थी सिर्फ. तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो ही हैज एग्रीड एंड वी कैन गो एंड सी. तो द लास्ट मोमेंट, आई डोंट नो इट वाज सैटरडे और संडे, हमने जाना था. उन्होंने कोई नहीं सॉरी जो भी दिन, उन्होंने कहा जी वो नो ही हैज बैक्ड आउट. तो हमने कहा अब क्या होगा. उन्होंने कहा अच्छा एक तरीका है कि उनकी जो फैक्ट्री है ना, उसकी दीवार सड़क पे लगती है और उसमें एक विंडो है. सो ऑन अ हॉलीडे जब वो बंद होगी तो आप जाके हमारे साथ चलें, हम आपको उस विंडो में से पीप करवा देंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. हम उस गली में गए, हमने उसमें झांक के देखा कि यार ये क्या मशीनें कैसे लगी हुई. सो दैट वाज दी. सो वी आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूँ, हमने 9.35 मिलियन रुपीस रेज किया बिटवीन मी, माई ब्रदर, माई फैमिली. और वो जो मेरे भाई के दोस्त जिन्होंने आइडिया थे, उनको कहा यार हमें तो कुछ पता नहीं है, तुम्हें फिर कुछ पता है तुम हमें ज्वाइन कर लो. ऑल्दो ऑपरेशन में उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, बट कुछ उनका था. तो वी बॉट 1.5 acres of land.
ये वो ज़माना था 92 का, जब जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनकी एक स्कीम आई हुई थी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स की, और ये और वो फलाना, कि नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, देयर विल बी नो टैक्सेस फॉर 10 years एंड ऑल दैट। ऑल्दो हमारे तो क्वेश्चंस का मसला नहीं था, बट थोड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन हो रही थी उस ज़माने में, बहुत इंडस्ट्री लगना शुरू हो रही थी छोटी छोटी छोटी। तो ये हमने 1.5 एकड़ जगह ली। अब मुझे जो समझ आ रही थी उसके हिसाब से हमने प्लान की बिल्डिंग, और हमने कहा कि अच्छा यार ये 10 मशीन्स लगाते हैं, और इसको अगर हम 30 तक पहुंच गए ना तो वी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और ये मशीनें क्या कॉटन को सॉक्स बना रही थी या कॉटन से धागा बना, मतलब किस नो नो पार्ट नो, ऑफ दी? दीज आर जो सॉक्स निटिंग मशीन्स होती है जो अब कंप्यूटराइज्ड है, उसमें आप सारा डिज़ाइन कंप्यूटर में बना लेते हैं, और आप धागा फीड करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के धागे फीड करते हैं, और वो उसको सॉक बनी हुई निकलती है, सिर्फ सही उसकी है। टो को क्लोज करना पड़ता है। अब तो ऐसी मशीनें भी आ गई जो टो पूरी जराब फुली रेडी गारमेंट निकलता है, यू अच्छा। जस्ट पुट अप, और उसको सारा उस जमाने तो भी बहुत अच्छा था, अब तो खैर बहुत एडवांस्ड हो गया कि आप उस पर जो मर्जी डिजाइन बना लें कर लें, वो उसको अंदर वैसे ही निट कर देगी विद वेरियस कलर्स एंड वेरियस टाइप ऑफ यार्न, उनको मिक्स करके। इट वाज एडवांस टेक्नोलॉजी इवन एट दैट स्टेज पाकिस्तान में, तो राइट। टेक्निकली ज़रा ये वो था। तो वो हमने 10 मशीनें लगा ली, और हमने कहा ठीक है भाई चलें, वो नवंबर के दिसंबर में लग गई। अब हमारे पास ऑर्डर कोई नहीं थे, तो वो सिट्रस का ज़माना था, हम बाहर बैठ के मैं, मेरा भाई और उनके दोस्त जो थे, हम वहाँ बस किन्नू खाया करते थे। और जो उनका मेरे भाई का ऑफिस था दैट इज नेक्स्ट टू द निटिंग रूम, और उसी में क्योंकि हमारा गोडाउन नहीं था, पता नहीं था कि गोडाउन भी बनाना है, तो उसी में यान के बोरे भी पड़े होते थे, और वो वहाँ बैठे भी होते थे। खैर द फर्स्ट ऑर्डर्स केम, वो इटालियन जो मशीन मैन्युफैक्चर था वही लेके आए कस्टमर्स को। तो एक फ्रेंच कस्टमर था, उसने हमें ऑर्डर दिया, एंड फ्रॉम मे 93 वी डिड आवर फर्स्ट एक्सपोर्ट, एंड वी नेवर लुक बैक। अब आज उसकी उसकी बहुत सारी रीजंस थी, मतलब व्हेन आई लुक बैक, एक तो हमें कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द पीपल हु डन सो वेल इन बिजनेस, बट जनरली स्पीकिंग कॉटन इंडस्ट्री में और लाइलपुर में, फैसलाबाद में कह लें, बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे थे जिसको के बिजनेस नॉर्म समझा जाता था, मगर हमारे हिसाब से हमने तो वही सीखा था जो घर की ईथोस थी, या हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस उस जमाने में ईथोस पे बड़ा जोर दिया जाता था जिस जमाने में हम पढ़ते थे, अब तो उसका कोई जिक्र नहीं है। तो हमारी तो वही ईथोस थी। तो हम वी वर, ये नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे थे, हम हर चीज़ के बारे में एथिकल थे। सैलरीज ऑन टाइम पे होनी है, सप्लायर को ऑन टाइम करना है, कस्टमर को ऑन टाइम शिपमेंट करनी है, जिससे वादा करना है, जो गवर्नमेंट से वादा है वो उससे पूरा करना है। एंड देन भी ऑब्वियसली थोड़ी सी प्लानिंग की भी आंसर उसमें शामिल था, को प्लानिंग करके कैलकुलेशंस करके। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास अच्छी आ गई थी, एंड वी ट्राई टू हायर पीपल लाइक अस, फ्रेश ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे बच्चे, साथ दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन चल रही थी। वो आर्ट तो उन लोगों को भी आता था ना जो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे ऐसे हमने किया। तो दो चीज़ें और हमने बहुत की, जो मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द, देखा है बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा है, अभी तक नहीं है। और मैं उससे उन लोगों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनके खासकर नई जनरेशन मुझसे पूछती है तो मैं उनको ये समझाता हूँ। कई लोग पूछते हैं ये इसका मतलब क्या है आपको, मैं हैरान हो जाता हूँ। फिस्कल डिसिप्लिन, हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी को अपनी मलकियत समझा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा, हमें नहीं पता था ये प्राइवेट, हमें आज तक भी कोई इस सारे 32 साल में मुझे अगर कोई कह दे कि इंटरव्यू के मालिक हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं यार मैं मालिक नहीं हूँ, आई कुड बी ए शेयर होल्डर बट आई एम एन एम्प्लॉई, अगर हूँ तो सीईओ तो सीईओ, अगर मैं वो तो वो हूँ, मैं मालिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो हमारे यहाँ ये मालिकी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिजिकल डिसिप्लिन ये था कि हमने एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड, हमने अगर कोई सैलरी हमारी फिक्स्ड है तो हमने वो ड्रॉ करनी, और जब भी जाके, अब शुरू में तो दिया नहीं, जब भी डिविडेंड दिया तो डिविडेंड लेना है। ये नहीं कि अच्छा यार अब ये इस चीज़ की जरूरत पड़ी है तो पैसे निकाल लो। कंपनी के पैसों को एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एज अ मीडियम, कभी भी हमने अपना पैसा नहीं समझा, और हमने उस सारे पैसे को री इन्वेस्ट किया। शुरू में तो कोई बैंक हमें हाथ लगाने को तैयार नहीं था, बट सून जब वो देखा कि छोटी इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है, पीपल स्टार्टेड, तो हमने पहले साल के बाद ही हमने 12 मशीनें और इम्पोर्ट कर ली, डबल साइज। अच्छा, इस तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स बताए, ये भी चलते रहे साथ साथ। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जब हम 100 मशीनों पे पहुंच गए ना, हमारा नहीं ख्याल था कि हम कभी इतना, बट सक्सेस वाज सो गुड, द कस्टमर्स वर सो हैप्पी कि वो हमें ऑर्डर्स दे के भूल जाते थे, और एक कस्टमर दूसरे अपने दोस्तों को लग कहता कि यार इनसे खरीदो। What was the reason for that? Like, was it quality? Was it pricing? Was it, क्या वजह थी कि आपने कहा कि मेरे बड़े लॉयल कस्टमर्स थे? वो उसमें मुजम्मल, प्राइसिंग वाज द लास्ट फैक्टर। अच्छा। इट वाज द ट्रस्ट व्हिच दे एस्टैब्लिश्ड ऑन अस,
कि यार ये जो हमें कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, राइट, अगर कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई तो बढ़ गई है, और अगर इन्होंने एक प्रॉमिस किया है क्वालिटी का तो ये उस क्वालिटी से बेहतर देंगे, ख़राब नहीं देंगे, और जो शिपमेंट डेट है उसको ये रिलीजियसली रिस्पेक्ट करेंगे। और कभी टाइम हुआ आगे तो मैं आपको एक और स्टोरी इसकी टाइमिंग की बताऊंगा। तो वो ट्रस्ट जो था ना, उनकी क्योंकि उनकी जो experience in South Asia and this part of the world, even Far East, was at that time not very good about suppliers. So this was one supplier which was small but which was entirely different. तो वो जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ वो और वो ग्रेजुअली ग्रो करता चला गया। वो कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि इसको हमने, यहाँ तक हुआ कि हम कस्टमर के पास गए तो उन्होंने कहा यार वो आपके कराची पोर्ट पे बड़ा मसला है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वो शिपमेंट्स थोड़ी डिले होंगी। तो आई वाज स्टन्ड, मैं उस ज़माने में मार्केटिंग करता, कहा वहाँ तो कोई स्ट्राइक नहीं हो रही, कोई मसला ही नहीं है। तो वो चुप कर गया। फिर वो उसने मुझे बताया कि मेरे बाकी सप्लायर तो कह रहे हैं जी डिले इसलिए होगी, कराची पोर्ट पे स्ट्राइक है। सो नाउ यू गेट you know what I mean. So that जो made the बेसिक difference. एथिक्स जो पाकिस्तानी इशू आता है प्रोफेशनल एथिक्स का, और ये आई थिंक it's not just a पाकिस्तानी इशू, it's बाकी जगह भी आता है। साउथ एशियन, लेट्स से साउथ एशियन, राइट। हाँ, तो एक चीज मैं आखिरी बता दूं आपको हमारे ग्रो करने का रीजन। जब हम एक रीजनेबल साइज पे आ गए, कोई मेरे ख्याल 100 मशीनें होगी या कितना होगा, तो वी गॉट अ कस्टमर जो कि एक ब्रांडेड कस्टमर था, फॉर आई थिंक कमर्शियल रीजन, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम। तो वो उन्होंने हमें ऑर्डर्स प्लेस किए और वो ग्रो कर रहे थे। अच्छा, हमने उस वक्त तक एक बना लिया था, शुरू में तो नहीं था, हमने एक अपना प्रिंसिपल बना लिया था कि नो वन कस्टमर विल बी, हम कोशिश करेंगे कि किसी एक कस्टमर को 25% से ज़्यादा शेयर ना दें। वी शुड, अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे भी देता तो हम नहीं। अच्छा, ये कस्टमर बहुत अच्छा था, ब्रांडेड था, और इन्होंने एक नए तरीके से सॉक्स बेचनी शुरू की थी, एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग फिनोमिनली इन यूरोप। अच्छा, अब वो हमसे और मांगते थे, हमने क्या करें? तो हमने, अगर वो हमसे लेटेस्ट से 10 मशीनों का माल मांगते थे तो हमें 40 लगानी पड़ती थी। वो 40 का मांगते तो हमें 160 लगानी पड़ती थी, और बाकी कहीं और जाके बेचना पड़ता था, एफर्ट करना पड़ता था। बट दैट्स हाउ वी केप्ट ऑन ग्रोइंग एट अ फेनोमेनल रेट। वो बहुत ग्रो कर रहे थे, हम भी इनसे ग्रो करना चाहते थे, द प्राइसेस वर गुड, दे वर एथिकल, तो हमने फिर बाकी भी एफर्ट किए, तो वी स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, एंड वी नेवर लुक बैक, वी री-इन्वेस्टेड एवरीथिंग वी अर्न। हमें कोई ये शौक नहीं हुआ कि हम अब ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाएं। सो मच सो कि इन 95 हमें वो ज़माना कोटा से भी चल रहे थे, हमने एक कंपनी बनाई, इंटरलूप गारमेंट्स लिमिटेड, एंड इट बिकेम इमीडिएटली वेरी सक्सेसफुल। हम सिर्फ कट एंड शू करते थे, कपड़ा वो जो लोग आज बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर उनसे लेते थे, वो उनके पास ऑर्डर्स नहीं थे, हमारे पास ऑर्डर्स थे, और हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, और रिटेलर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। एंड देन वन फाइन मॉर्निंग वी सेड नो, वी आर सक्सेसफुल, बट इट इज यू सी हमारा फोकस को खराब कर रहा है। प्लस वी वांट टू ग्रो इन वन सेगमेंट सो मच कि हम प्रोमिनेंट हो जाएं वर्ल्ड में, एंड काइंड ऑफ वी शुड हैव अ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। एंड सो वी सेड नो। हमने एक सक्सेसफुल कंपनी को बंद कर दिया, जो तो मैंने कहा 3 नहीं है ना, उनमें से एक वो भी है। हमने प्रॉफिटेबल कंपनी को बंद कर दिया, नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस वन थिंग, लेट्स मेक इट ग्रो। इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त, जो if you were to rank yourself in terms of socks manufacturers in the world, where would you lie? पहले तो मुझे शक था, we are definitely number one. You're number one sock manufacturer in the world. Yes. Amazing. Yes. Beyond China, beyond Vietnam. Oh yes, beyond absolutely, everything. absolutely. Well, we are हमारी जो अब इन्वेस्टमेंट हो रही है, जब वो कंप्लीट हो गई, ऑलरेडी वी आर वेरी क्लोज टू दैट, बिकॉज हम ये नहीं कि वो नहीं, तो पाकिस्तान में हम कोई 1 बिलियन पेयर्स अ ईयर बना रहे होंगे। वी हैव एसोसिएटेड कंपनी इन श्रीलंका आल्सो, एंड वी हैव अ सब्सिडरी इन चाइना आल्सो। तो अगर वो सब कुछ कंबाइन कर लें तो वी हैव इनफ सॉक्स, 1 पेयर ऑफ सॉक फॉर एंटायर यूएसए एंड एंटायर यूरोप एवरी ईयर। So you can imagine the size. Yeah. And with the biggest brands and the retailers, we are their largest suppliers for this item. Interesting. What's the current scale of operations? अगर मैं थोड़े numbers की बात करूँ। हाँ, okay. So जैसे मैंने सॉक्स में, तो एक तो ये कि मैं आगे चल के शायद आपको बताऊंगा, हम haphazard या to day चेंजेस नहीं करते, मंथ टू मंथ चेंजेस नहीं करते।
एंड दैट इज़ वन एरिया मेरा ख्याल के पाकिस्तान में शायद कंपनीज ही करती हैं, पाकिस्तान खुद भी नहीं करता। हम 5 year विजन्स बनाते हैं और उस 5 year विजन्स के फिर हम स्प्लिट करते हैं, एनुअल प्लान्स बनाते हैं और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। और उसके ऊपर क्योंकि बहुत थॉट प्रोसेस उसमें गया होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। कोई हालात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, कहीं जंग आ गई, तो हम अपनी विजन को चेंज कर दें। लो, कहीं कहीं स्ट्रेटजी पिवट करनी पड़ती है। तो जो हमारी अब लेटेस्ट विजन चल रही है, विच विल कंप्लीट इन June 26, जिसको हम विजन 25 कहते हैं, क्योंकि 25 years में वो 2025 में शुरू हो जाएगी। उसका जो मोटो है वो है टू बिकम अ फुल फैमिली क्लोथिंग पार्टनर ऑफ चॉइस। अच्छा, अब फुल फैमिली से मुराद ये है कि वी मेक थिंग्स फॉर इन्फेंट्स, किड्स, लेडीज, मैन, सबको कवर करते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। And things include just socks, or are you now No, getting into? that's what I'm going into. So socks तो हमारा कोर था और रहेगा। तो सॉक्स में हम तकरीबन 1 billion पेयर पे पहुंचने वाले हैं। वी हैव 6 अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूज प्लांट्स, जिसमें से एक हमने एक्वायर किया था, उसको पे ग्रो किया इन लाहौर। तो इन पाकिस्तान वी हैव एसोसिएटेड कंपनीज प्लांट इन श्रीलंका, जो कि हमने किसी इटालियन कंपनी से एक्वायर किया था। देन वी हैव रिसेंटली एक्वायर्ड अ प्लांट इन चाइना। तो ये सारा मिलके हमें 1 billion पेयर पे ले जाएंगे सॉक्स का। उसके बाद a few years ago we ventured into denim, इसलिए कि पाकिस्तान कोर्स अकाउंट्स में अच्छा है, पाकिस्तान वेरी वेल नोन फॉर डेनिम। और हमारा जो अपना स्पिनिंग ऑपरेशन है, ये ह्यूज स्पिनिंग ऑपरेशन ऑफ आवर ओन हाउस, वो जो स्पेशलाइज्ड है, वो कोर्स काउंट्स बनाने के लिए है, जो कि सॉक्स में और डेनिम में और टॉवल में यूज होता है। तो बहुत सारे जितना हमारा यान बचता है वो हमसे डेनिम वीविंग मिल्स ही खरीदती हैं। तो हमने डेनिम में एक प्लांट लगाया है, जो कि इस वक्त 12 million पेयर्स एनुअल पे, इंक्लूडिंग वोवन। उसमें हमने वोवन भी शुरू कर दिया, क्योंकि वोवन की भी बड़ी डिमांड है। एंड देन और वो जो बिल्डिंग है, इट्स प्लैटिनम लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग लाहौर में है। और इट वाज एक यूके का मैगजीन था, उसने उस वक्त रैंक किया था इन द वन ऑफ द टॉप 7 ग्रीन बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद हम वी आर इनटू निटेड अपैरल। हमने निटेड अपैरल कुछ साल पहले शुरू किया, एक पायलट प्रोजेक्ट। अब हमने एक बहुत $120 million से जो हमारा एक नया अपैरल पार्क बनाया, उसमें हमने कमीशन किया है, और इट इज़ रैम्पिंग अप, एंड दैट विल बी डूइंग 45 million गारमेंट्स ऑफ निटेड अपैरल। अच्छा, फिर एक जो यूनिक चीज़ है हमारे पास, वो है सीमलेस एक्टिववेयर। वो एंड इट्स ऑल, हम तो लोग उसमें हम तो सिर्फ मैन मेड करते हैं, उसमें से पूरा गारमेंट आपको बना निकलता है। स्पोर्ट ब्रास, योगा पैंट्स, थिंग्स लाइक दोस। तो वो अभी इस वक्त हम 4 million गारमेंट्स कर रहे हैं। तो इन टोटल अगर आप गारमेंट्स को ले लें तो अबाउट 60 million गारमेंट्स हम कर रहे हैं पर ईयर अभी तक, और इसमें एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। देन वी आर, जैसे मैंने कहा, हमारा स्पिनिंग ऑपरेशन भी है। वी प्रोड्यूस 25 million kgs ऑफ yarn एवरी ईयर, एंड इट्स नॉट जस्ट कॉटन yarn। हम बहुत सारे ब्रांडेड yarn बनाते हैं, जिसमें रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर के भी हैं, और कई ऐसे हैं जिसमें एक्रेलिक, वुल और कॉटन मिक्सड है, या नायलन। वो चीज़ें तो जो हमारे कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक हमारा कस्टमर है जापान की, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स हैं और दुनिया में बहुत मशहूर हैं। मैं नाम लिए बगैर आप समझ गए होंगे। उनके लिए हम एक सॉक्स का प्रोग्राम करते हैं। इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ सॉक, it has 50 different colors. Right. 50 different colors. If you walk into their stores anywhere in the world, you'll see. Yeah. So I know exactly what you're talking about, right? so it's not easy there, and it's not just cotton, it's a blended yarn. तो वो सब हम खुद बनाते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि हमारी yarn dyeing रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम तकरीबन 4 million kgs ऑफ yarn dyeing अपनी करते हैं, जिसमें बहुत मैन मेड फाइबर्स एंड कॉटन है। एंड पाकिस्तान की टोटल जो yarn dyeing कैपेसिटी है ना इस वक्त बाहर, उसका 70 to 80% हम परचेज कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड फ्रॉम एवरीबडी। सो एवरीबडी सप्लाइंग अस, हम जान देते हैं और वो डाई करके हमें वापस देते हैं। सो ये तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है। जैसे मैंने कहा, वी हैव प्लांट, एसोसिएटेड प्लांट इन श्रीलंका, डूइंग वेरी वेल। वी रिसेंटली एक्वायर्ड US कंपनी, US ओन्ड बाय अमेरिकन चाइनीज, में 64% स्टेक इंटरलूप ने एक्वायर किया है, विच ओन्स अ प्लांट इन चाइना।
अब वो भी 30-40 मिलियन डॉलर की वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनसे ऑलरेडी परचेज करके बेचते थे. एंड आवर प्लान्स आर टू प्रॉब्ली एक्सपैंड दैट इन चाइना बिकॉज चाइना इज द मार्केट. तो ये चीज़ें हैं इसके. और चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने, पाकिस्तान इज़ नॉट नोन फॉर आपकी ऑर्गेनिक कॉटन, तो हमने 2000 फार्मर्स के साथ मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करवाई है. उनको हमने सब्सिडाइज किया इन वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान. 2000 फार्मर्स हमारे अब लिस्ट पे हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं. फिर रीजनरेटिव कॉटन हमने जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया है, और वो उसकी पहली क्रॉप इस साल आ रही है. हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड yarn which is called loom shake. अब लूम शेक इसलिए है कि लूम पे बनता है वो कपड़ा, और शेक इसलिए कि हमने बनाना फाइबर को यूज़ किया. जो सिंध में बनाना स्टेम्स को फेंक दिया जाता है, उसको फाइबर में कन्वर्ट करके हम उसको कॉटन से ब्लेंड करके और हम उससे यार्न बनाते हैं अपना. तो वो इट इज़ ऑलरेडी बीइंग सोल्ड टू सम वेरी गुड ब्रांड्स फॉर देयर एंटायर कलेक्शंस ऑफ डेनिम जीन्स एंड सॉक्स. तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं. Fascinating. Few questions from what you just said. एक तो ये कि organic cotton का आपने बताया, this is going to be certified organic, can be sold directly to the consumer at a premium for having organic value, right? Absolutely. How much of the textile, particularly in your case, is उसमें कितना component imported का है? Let's say dyes हो गए, materials हो गए, क्योंकि cotton तो चले हम कहते हैं कि locally, अब तो वो भी कह रहे हैं कि cotton कम से कम produce हो रहा है तो वो भी import करना पड़ रहा है. But there are a lot of other modern materials, lycra हो जाता है और इस तरह के हो जाते हैं जो कि I believe आपको import करने पड़ते होंगे. How much of the component in the entire value chain जो textile की है उसमें import का आता है? देखिए, it depend करता है आप क्या काम कर रहे हैं. इफ़ यू आर डूइंग जस्ट बेसिक्स तो सिर्फ डाई स्टफ्स और चंद एक बहुत थोड़ा बहुत लाइक्रा शेकरा आएगी. मेरी जब भी बात होती है लोग मुझसे थोड़ा सा हैरान होते हैं. एट दी मोस्ट गवर्नमेंट्स में मैं बिजनेस काउंसिल में भी रहा हूँ, सिटिंग द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ और वो सब मुझे मुड़ के देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं. मैं उनको ये कहता हूँ कि जी कॉटन हैज़ बीन wonderful fiber for us, but cotton has become our weakness. It is not our strength, not because we are not producing enough cotton, because world is moving away from cotton. और हम कॉटन में फंस के रह गए. आप ट्रैवल करें, आप देखें, आप फॉर्मल वियर तो खत्म होता जा रहा है. इवन डेनिम जीन्स में भी लोग कुछ ना कुछ लाइक्रा डालना शुरू, मगर अब जितना आपका एक्टिव वियर है, एक जमाना था कि पॉलिस्टर के लोग कपड़े पहनना कैसे, उफ, ये तो मतलब एक तो खुदा न खास्ता पुअर मैंस फैब्रिक है और उसमें से ब्रीदिंग नहीं होती. अब तमाम आपका एक्टिव वियर जो है, विच इज, अब एक्टिव वियर तो लोग दफ्तरों में पहन के जाते हैं. आपका आउटडोर जितनी है उसमें कहीं भी कॉटन नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है, और दूसरे फाइबर्स आ रहे हैं. और हमारा माइंडसेट कि जी क्योंकि हमारी कॉटन है, कॉटन हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसी में फंस के रह गए कि कॉटन को. आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन, बट जो बाकी, जब अगर आप मेरे पे एक्सपोर्ट्स पे बात करेंगे, उस पर करेंगे, तो इसलिए जो नॉन कॉटन मटेरियल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है. तो जो वैल्यू एडेड जिसने काम करना है उसको इंपोर्ट करना ही करना है. तो हम अब टू आंसर योर क्वेश्चन एंड देन लेट यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे केस में बिकॉज हम बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड काम करते हैं, हम टॉप ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, तो हमारे केस में अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट लेट्स से 55% है इंक्लूडिंग डाई स्टफ्स, तो उसका 50% पोर्शन वुड बी इम्पोर्टेड. राइट. उसको डू यू थिंक कि उसको मिनिमाइज किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू सम सॉर्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में इंडिजिनसली हो ही नहीं? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि केमिकल्स हैं या प्लास्टिक ऑयल बेस्ड कोई मटेरियल है, तो वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से नहीं निकल सकता, उसने आपने इम्पोर्ट ही करना है. मैक्सिमम आप उसको इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग वर्टिकली इंटीग्रेट करके आप पाकिस्तान में कर लें, फिर उसको आगे कर लें. बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज देयर पोटेंशियल इन इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया, particularly because again आपने एक टाइम के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, आपने उसका सोल्यूशन निकाला, राइट? मुझे याद है मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया जिसमें वी वर डूइंग दीज प्रिंटेड प्लानर्स, और मेरा बड़ा आई वाज स्टक ऑन द आइडिया कि मैंने पाकिस्तान से करना है, जस्ट वांट प्रोड्यूस एंड मेक इन पाकिस्तान. व्हेन आई वेंट टू द मैन्युफैक्चरर्स, तो उन्होंने कहा जी पेपर जो है वो
जापान से आएगा, इंक जो है वो जर्मनी से आएगी। और ये इतनी बेसिक चीज़ें थी ना, मैं माइक्रो चिप्स नहीं मांग रहा राइट, पेपर मांग रहा हूँ। एंड इट ब्लू माई माइंड कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक फैक्ट्री, छोटा यूनिट लगाना है किसी इंजीनियर ने, और उसको पता है कि उसकी 4, 5, 6, 8 फैक्ट्रियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में एक्स अमाउंट ऑफ डिमांड करती हैं, तो एज लॉन्ग एज इट्स अ प्योर मैथमेटिकल थिंग, क्योंकि हमेशा ये होता था पेपर, सर वो इम्पोर्ट में फंसा हुआ है, वो कस्टम ड्यूटी में फंसा हुआ है, वो गवर्नमेंट उसमें फंसा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो इट्स वेरी लॉजिकल कि समवन वुड मेक दैट इन्वेस्टमेंट, begin producing the quality and start supplying directly to the factory at a comparatively lower cost. And so it, to me, it was a no brainer. But I'm trying to again understand, in your industry, do you think there is potential for people to invest and be able to provide you local alternatives to a lot of what you import? अच्छा मुजम्मिल, इसमें आई थिंक आंसर यस एंड नो बोथ है। पहली चीज़ तो ये यस देयर इज पोटेंशियल, उसमें देयर टू थिंग्स, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हियर। अब ये एक वाइडर जब हम सब्जेक्ट है उसको मैं अभी टच नहीं कर जाता, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर। इफ द जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान इज फीजिबल, राइट, तो ये किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर नो प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड। देखिए ना, अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं और मुझे इंपोर्ट में वो सस्ती पड़ रही है तो मैं आपसे क्यों लूँगा? अगर खासकर मैंने एक्सपोर्ट करना है तो मैं तो आपसे नहीं लूँगा। तो एक तो चीज़ ये है कि इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फीजिबल इसके लिए अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? नो। बट एंड द सेकंड थिंग इज कि क्या हमारे पास वो स्केल है? यू सी, एक मिनिमम स्केल भी चाहिए, और वो आगे जाके शायद ये बात होगी। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को ऑलमोस्ट लैंड लॉक कर लिया है। हम अपने नेबर्स को कुछ चीज़ दाम से ले सकते हैं ना दे सकते हैं। अगर रीजनल हो, अब हमारे वी हैड अ यूनिट इन, वी स्टिल हैव अ यूनिट इन बांग्लादेश, हमने उसको बंद कर दिया था इन कोविड, दोबारा चलाया नहीं। श्रीलंका में मैं बता रहा हूँ, हमारी एसोसिएट कंपनी है, द होल साफ ट्रेड विद ईच अदर। हम यहाँ से $18 मिलियन का उस एसोसिएट कंपनी को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए कि जो हमारा ब्रांड वहाँ बनता है वो पाकिस्तान में भी बनता है, और हमने वो लगाया ही इसलिए था कि वो ब्रांड हमसे बहुत एक्सपेंड करना चाह रहा था। दे वांटेड फॉल बैक ऑप्शन। तो अभी भी उनका 80% यहाँ बनता है, उन्होंने ग्रो इसलिए किया कि वहाँ लगा लो। तो उनकी जो जराब जब एक स्टोर में लगती है तो उनकी ख्वाहिश ये है कि मेड इन श्रीलंका या मेड इन पाकिस्तान है, पता ना चले जब तक कोई लेबल को ना देखे। तो हम वो सारा यान यहाँ से बेचते हैं, $18 मिलियन, कभी $15 मिलियन का, तो वही दैट एड्स टू आवर एक्सपोर्ट ऑल्सो। मगर अगर वही यान वो इंडिया से इंपोर्ट करें तो उनको 15% चीपर बनता है। वी कुड मेक 15% मोर मनी एंड विद द सेम क्वालिटी। बट हम कुछ नेशनलिस्ट भी है, कुछ हम अपना कंट्रोल भी रखना चाहते हैं। तो मशीनरी वहाँ पे बांग्लादेश में, श्रीलंका में अब इंपोर्ट कर लें, साथ में फैब्रिक्स कर लें, तो अब उससे क्या है कि आप स्केल की एक इंडस्ट्री कहीं भी लगा लें और सब जगह एक्सपोर्ट कर लें, जिसको चाहिए वो चीज़ आप उसकी स्पेशलाइज कर लें। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट है, राइट? सो इफ द स्केल इज राइट, दिस कुड बी डन, द प्राइस हैज टू बी राइट। हाँ, पार्टली हो सकता है, जैसे कि अब हमने जब अपैरल लगाया है पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर अपैरल जो आपका निटेड है वो कॉटन में बनता है या ब्रांडेड कॉटन में बनता है, और दुनिया मैंने आपको बताया कि सारी जा रही है। आम टी शर्ट और पोलो शर्ट बनाने में तो कोई पैसा नहीं है। लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ऑल दी एथलीट में जा रहे हैं। सो दैट मीन्स यू नीड नायलॉन एंड मैन मेड फाइबर, आपके पॉलिस्टर के फैब्रिक चाहिए, और वो तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव टू इम्पोर्ट द फैब्रिक। और उस तरफ ही मैं आता हूँ, वो भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर एडिंग वैल्यू। अच्छा, अगर अब हमने शुरू में हमने फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम सिर्फ यान इंपोर्ट कर रहे हैं और हमने फैब्रिक खुद यहाँ बनाना शुरू कर दिया। सो द मोस्ट ऑफ द उसको फैब्रिक को डाई भी यहाँ ही कर रहे हैं। तो ये जो 2 सेगमेंट हमने ऐड कर ली, इसलिए उसकी प्राइस आधे से भी कम होगी इंपोर्ट्स की। तो पार्टली यू कैन डू इट, बट नॉट एवरीबडी इज इंटरलूप, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। अब वो अगर एक छोटा मैन्युफैक्चरर है इन सियालकोट डूइंग अ वंडरफुल जॉब, अब उसको फैब्रिक कहाँ से मिलेगा? वो तो बेचारा इंपोर्ट ही करेगा ना, उसको वैल्यू ऐड करेगा। तो ये इसलिए हमारी थोड़ी सी इश्यूज हैं, और अभी तक वो शायद आगे जाके बात हो। थोड़े से हम अभी तक थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं। पहली बात तो ये कि सारी वैल्यू चेन इज इम्पोर्टेंट।
कॉटन ग्रोवर से लेके, जिनर से लेके, स्पिनर से लेके, वीवर से लेके, गारमेंट बनाने वाला, हर चेन का जो कंपोनेंट है दे आर इम्पोर्टेंट। किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मगर पाकिस्तान में एक मैं कहने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हम इस सब को टेक्सटाइल कहते हैं, इट्स नॉट टेक्सटाइल्स। हम कहते हैं जी वियतनाम ने बांग्लादेश ने टेक्सटाइल्स में बहुत ग्रो किया, उनकी जीरो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स, उनकी एक्सपोर्ट्स ऑफ अपैरल एंड गारमेंट में। दे आर टू सेपरेट सेगमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट देम? जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, टेक्सटाइल्स को WTO ने डिफाइन किया हुआ है, देयर 3 टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स, शान, फैब्रिक एंड मेडअप्स। एवरीथिंग एल्स इज अपैरल एंड गारमेंट्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, बस वो डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू आर सेइंग एसेंशियली इज कि वियतनाम नॉट नेसेसरली कि वो टेक्सटाइल, वो इवन टेक्सटाइल इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन उसको वो फिनिश करके जो वापस भेज रहा है उसकी प्राइमरीली कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट का। आप वियतनाम का इंपोर्ट बिल देखें और एक्सपोर्ट बिल देखें, हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स देखते हैं। लुक एट द इंपोर्ट बिल ऑफ वियतनाम, वो भी $100 of billion में है। They just process it, add value, create jobs for the people and export it. So import वाला बायस जो है ना, वो एक हद तक जायज है। That is what has been happening in Bangladesh. अच्छा, अब पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है ना, कि एक चीज और हो गई है, टेक्सटाइल पे सारी बात होती जा रही है, तो I'll add these things. एक और मसला हो गया कि with the change in you see consumer, अब कंज्यूमर कौन है, अब पे कौन अर्न कर रहा है? जनरेशन Z एंड मिलेनियल्स। देयर बाइंग पैटर्न इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, और फिर शॉक भी आ रहा है उसकी वजह से। और आपका एक जो ये आ गया है ना स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया, इससे फैशन फास्ट फैशन में कन्वर्ट हो गया। सो द पीपल की जो लोगों की जो है ना, आगे था कि साल में 3 या 4 कलेक्शन आएगी, ये स्प्रिंग कलेक्शन है जी, ये ऑटम कलेक्शन आ गई है। अब every week there's a new collection. Right. The mood changes. If somebody in USA likes something और उसने डाल दिया, वो इन्फ्लुएंसर है और वो USA में फैल गया, विदिन अ वीक यूरोप पहुंच जाएगा, जापान पहुंच जाएगा, चाइना पहुंच जाएगा, इंडिया पहुंच जाएगा। लीड टाइम्स एंड वो पूरी सप्लाई चेन को ही चेंज करना पड़ेगा। अब आप रिटेलर की और ब्रांड की प्रॉब्लम्स देखें, उनको बहुत तेजी से रिएक्ट करना है अगर उनके पास वो चीज नहीं है। सो दे उनके लिए जो लीड टाइम्स हैं, दे आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजाइल एंड यू सी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इवन बांग्लादेश जैसे कंट्रीज जो कि फैब्रिक सारा पाकिस्तान से वहां से इंपोर्ट करते थे, उनको पर फोर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है। इसलिए नहीं कि वो पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, इसलिए कि उनका कंज्यूमर, उनका कस्टमर जो है वो शॉर्टर लीड टाइम मांग रहा है कि पाकिस्तान से बनेगा कपड़ा, जाएगा, शिपिंग टाइम होगा, फिर कन्वर्ट करेंगे। So that is why we lost a lot of yarn and fabric orders from abroad, क्योंकि वो लोगों ने वियतनाम ने भी और बांग्लादेश ने भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वियतनाम ने तो इतनी ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली कि उनका yarn सरप्लस हो गया, वो थोड़ा एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। राइट। अगर तो मैं ये आपसे इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछूं, देखिए 2014 से लेके 2024 लास्ट 10 years, Bangladesh went from $14 billion worth of exports to $45 billion worth of exports, right? That's 3 times the amount. Vietnam in the same time, I believe, went from 22 to 23 to almost 40 billion. Pakistan, on the other hand, जो है वो वही 14 से maximum 20 पे hover around कर रहा है. What is the reason कि हम वो नहीं कर सके? और इसमें मैं particularly context add करूँगा. A lot of the analysts say कि जी चाइना की जो excess capacity थी वो offload हुई इन countries में, क्योंकि चाइना बहुत high value में चला गया और उसमें मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेट वो इवेंचुअली बांग्लादेश और वियतनाम ने उठा लिया, एंड सो दे वर एबल टू लेवरेज दैट. पाकिस्तान में 2014 इंसिडेंटली वाज आल्सो द टाइम जब बड़ा फैन फेयर के साथ सीपेक लॉन्च हो रहा था, राइट? सो सीमिंगली आई वुड हैव अज्यूम्ड कि इफ देयर वाज एनी बेनिफिशियरी पर्टिकुलरली जो इस राउट से उस तरफ जा रहे हैं, तो हम तो क्लोजर हैं, हमारे पास तो इट मेक्स मोर सेंस टू सेट अप इंडस्ट्री, जो लेबर है आपकी वो चीपर है पोटेंशियली. तो what were the reasons why we were not able to leverage उस टाइम का जो एक शिफ्ट आ रहा था? एंड सेकेंडली जनरली अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि पाकिस्तान में आप एक्सपोर्टर हैं, आपका कोर फोकस इसमें रहा है, आपको पूरा ओवरऑल सप्लाई चेन हर चीज़ का आइडिया है, मसला क्या है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का जो इक्वेशन है? क्योंकि आज हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम हर चीज़ की बात कर लेते हैं, डॉलर के रेट से लेके पेट्रोल से लेके बिजली के बिल, लेकिन एक्सपोर्ट
somehow कॉन्वर्जेशन में 5वें 6ठे नंबर पे आता है, जो कि हमारा मतलब हम IMF के पीछे लगे रहते हैं, हम बाकी हर किस्म तरीके से डॉलर रेस कर लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट की कॉन्वर्जेशन seemingly is not as important unfortunately in our discourse. Why do you think we haven't been able to export in Pakistan? फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट ऑन योर लास्ट पार्ट. आई थिंक एक्सपोर्ट की कन्वर्सेशन अगर है भी ना तो रिटोरिक की हद तक है. राइट. सो कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, पहली बात तो ये कि बांग्लादेश की अपनी अगर आपने पढ़ा हो, फिगर्स वर डिस्टॉर्टेड. सो इट वाज नॉट $45 billion. देयर बांग्ला बैंक हैज डिफरेंट फिगर्स व्हिच आर मच लोअर, और उनका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था वो ज़्यादा बता रहा था. हैविंग सेड दैट, देखिए इसके कई फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर तो ये है कि बांग्लादेश हैड नो अदर ऑप्शन. उन्होंने अपनी फीमेल्स को भी ट्रेन किया, और बांग्लादेश हैड दी क्या वो कह ले कि आई वोंट से ब्लू आइड बट वाज अ लाइक्ड बेबी ऑफ द वर्ल्ड. उनको LDC होने की वजह से और सारे उनके जो जिसको बेचारे कंडीशन में से गुजरे हैं उनकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिली, और वो उसकी वजह से रीजनल एक्सेस भी मिली. आपको शायद नहीं पता है कि क्योंकि हम बांग्लादेश में ऑपरेट करते रहे, बांग्लादेश से चाइना ड्यूटी फ्री था पाकिस्तान से बहुत पहले. सो वी वुड एक्सपोर्ट सॉक्स फ्रॉम बांग्लादेश टू चाइना. पाकिस्तान से नहीं कर सकते थे क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूटी थी उस जमाने. FTA बहुत बाद में हुआ. वो एशियान का एसोसिएट मेंबर होने की वजह से इनको कनाडा में एक्सेस थी, यूरोप में तो चलो हमें भी थी, इनको जापान में एक्सेस थी. तो एक तो रीजन वो था. दूसरा ये कि उन लोगों के पास और कुछ करने को नहीं था, वो सब इसके पीछे लग गए. फिर आफ्टर दी यू सी देयर इंडिपेंडेंस, उनको जो पार्टी लेवल पे लोग थे ना, वो एक उनकी एक स्टोरी भी है बड़ी कि जी किस तरह वो आए, उन्होंने ट्रेन हुए और उन्होंने आगे फैल गया, वो तो एक अपनी स्टोरी. बट छोटे छोटे लेवल पे जो उनके पार्टी एक्टिविस्ट थे या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लोग थे, उनको उन्होंने खुली छूट दी कि यार अपनी इंडस्ट्री लगाओ करो. उन लोगों को हायर किया, तो वो एक नॉर्म बन गया कि यार अब उसको करप्शन कह लें या उसको आप फेवर्स कह लें, वो हर रेवोल्यूशन के बाद होता है. तो एक तो मशरूम ग्रोथ वो हो गई. मैंने आपको रीजनल और उनकी ड्यूटी स्ट्रक्चर का फायदा दे दिया. अच्छा, दूसरा उसका ये हुआ कि उनके ऊपर कोई स्टिग्मा नहीं था, कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का या कुछ खुदा न खास्ता प्रमोटिंग टेररिज्म का. एंड यू वुड गो टू ढाका, लोगों ने टूटी चप्पलें पहनी हुई हैं, मगर आपको हर स्ट्रीट पे, हर रेस्टोरेंट में, ढाबे से लेके टॉप रेस्टोरेंट में आपको हर किस्म का भूरा मिल रहा है. जो उनका जो एयरपोर्ट है, it's a very simple rundown type of airport, but every international airlines flies into that. अब ये मैं चंदे को चीज़ें दे रहा हूँ जो कि बाजार है, वो नॉन ट्रेड बैरियर्स है, बट बैरियर्स है. आज के ज़माने में अगर टाइम इज़ मनी, यू नो, लोग एक कस्टमर चलता है, एक बायर चलता है, उसने 5 दिन में 6 कंट्रीज कवर करने हैं. अच्छा, उसे पाकिस्तान आना है. अच्छा, पहले तो वो सोचेगा मैंने जाना है कि नहीं जाना, फिर वो जाएगा दुबई जाएगा या दोहा जाएगा, वहाँ से फ्लाइट लेगा, पाकिस्तान आ जाएगा, चलें वो भी ठीक है. अब उसने बेंगलोर जाना है या त्रिपुरा जाना है, अब वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो वापस जाएगा, या उसे ढाका जाना है वो वापस जाएगा, फिर वो वहाँ जाएगा. तो फॉर वन कंट्री ही और शी हैज वेस्टेड 3-4 days. हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो आपका तो ट्रैवल कम हो गया. वो फिर हमारे यहाँ ये जो वार और टेरर और उससे पहले जो सो कॉल्ड अफगान जहाद और वो सारी चीज़ें, तो एक तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी था, और फिर उसकी वजह से एक परसेप्शन पाकिस्तान का बहुत ख़राब हो गया. अच्छा, तीसरी चीज़ वो जो मैंने वियतनाम के केस में है, दुनिया मूव कर रही थी अवे फ्रॉम कॉटन, और हम कॉटन से चिमट के बैठे हुए थे. तो वियतनाम में हर वो चीज़ अवेलेबल थी. वो ताइवान से इंपोर्ट कर ले, वो चाइना से कर ले, वो कोरिया से कर ले, वो थाईलैंड से कर ले, उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल थी और वो वहाँ पे लगा सकते थे. फिर चाइनीज़ एज यू सी कल्चर एंड इन्फ्लुएंस वाइज मच क्लोजर टू वियतनाम. आप जिस कंट्री को भूल रहे हैं वो कंबोडिया है. I along with the Pakistan ambassador to US, we went for a testimony जो कि इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन USA ने लॉन्च की थी अबाउट 5 countries.
कि भाई ये चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है ये इनमें कितना हो रहा है, इन कंट्रीज में क्या कंडीशन है। और उसमें बड़ी उन्होंने क्वेश्चनिंग की। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड मिस्टर मसूद वाज देयर। वो उनका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि आपके यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट कितनी है और चाइनीज रॉ मटेरियल कितने हो रहे हैं। एंड इट ट्रांसपायर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, तो बांग्लादेश में भी है, कंबोडिया में 95% एथनिक चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है सारी गारमेंट सेक्टर में, 95%, whether they are from Singapore or Hong Kong or you see Taiwan or China, so it's 95% वहाँ पे। Same is the case with Vietnam। और हम भूल रहे हैं there's huge amount of Chinese investment going into Indonesia, they are also more comfortable there। तो CPEC wonderful, but you see just because there's a CPEC, would there be a commercial interest? वो सिर्फ हिमालय से ऊंचा रिलेशन होने की वजह से तो यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इट हैज टू मेक सेंस। तो इफ इट मेक सेंस दे विल नॉट ओनली चाइनीज, अमेरिकन, एवरीबडी विल कम हियर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इसको बात हो रही बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें 77 ईयर्स की, आपके यहाँ बहुत FDI आया है, इससे बहुत ज़्यादा आ सकता था, हम बहुत कम आया, सारा मार्केट सीकिंग आया, एफिशिएंसी सीकिंग कोई हमारे नहीं आया। और अभी मतलब आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद द पीपल इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो एग्री करते हैं, इवन FM साहब एग्री करते हैं कि हमने FDI इज ऑलवेज वेलकम, बट यू सी द मार्केट सीकिंग FDI, पहली बात तो ये कि वो 2-3 साल में रोड हो जाता है, आपको डिविडेंड्स देने हैं, आपको रॉयल्टीज देनी है। मैं अब नाम नहीं, आपको पता है आप हमारे आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, और एंड इट इज वेलकम, वी नीड दैट टेक्नोलॉजी। आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, आपकी कोई भी चीज आप देख लें, इट इज ऑल मार्केट सीकिंग। आज तक हम, क्योंकि मार्केट है, हम 240 मिलियन लोग हैं, तो लो आएगी, इट इज वेलकम। मगर उसके साथ हमारी एफिशिएंसी सीकिंग क्यों नहीं आई? जब बाकी जब हालात अच्छे भी थे तब भी नहीं आई। अब तो चले हम कहते हैं जी टेररिज्म हो गया था, उससे पहले कब आई हमारी? कौन से लोगों ने आके यहाँ पे कोई बहुत सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की, like they have done in India or in Bangladesh or Indonesia and Vietnam? I wanna cost of production is not good. I wanna focus on the sort of structural items, right? के let's take that step by step. पहले मुझे ये बताएं, पावर के ऊपर बड़ा बात हो रही है अभी रिसेंटली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो गौहर एजाज साहब और बड़ा एक्टिवली बोल रहे थे उसके ऊपर कि जी कोर इकोनॉमिक्स अब आउट होना शुरू हो गई है, जहाँ पर 17-18 रुपए का बिजली का यूनिट नेबरिंग कंट्रीज में, वहाँ पे 65-70 रुपए का बिजली का यूनिट नहीं सस्टेन कर सकता। हाउ मच डज दैट डू यू थिंक इम्पैक्ट अ बिजनेस लाइक योरसेल्फ एंड जनरली ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस? जो हमारा पावर का क्राइसिस है वो कितना मैसिव है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? जब आपने कहा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, इज इट जस्ट पावर? And if it's power, then how much of that is there? Again, it would vary from industry to industry. In a value-added industry, the cost component of power, of energy, I won't say power, energy, would be between 12 to 15%. In a textile industry, which is yarns, fabrics, it's much more. डिपेंड करता है एनर्जी कितनी कंज्यूम करती है। अच्छा, अब यस डेफिनेटली इट इज, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच इम्पैक्ट आवर एफिशिएंसीज, आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट यस पावर डेफिनेटली। अब आवर कस्टमर्स हैव आस्क्ड अस टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग प्रोडक्शन इन इजिप्ट, एंड रिसेंटली आवर टीम वेंट देयर along with our team from China. And you'd be amazed that the power is readily available at 6 cents a kilowatt hour. So how would somebody जो 15-16 सेंट में मिल रही है compete with that? और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ 6 सेंट की कर दें, no, we have to set our priorities. आपको अगर नहीं आपने एक्सपोर्ट्स करनी या आपने नई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी, मत करें. इफ दैट इज द नेशनल प्रायोरिटी, आई पर्सनली हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटी क्या है हमारी. मैं नहीं कहता कि हम पावर को सब्सिडाइज करें, किसी को आप कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द वेरी लो टीयर, मगर आपके सिस्टम में खराबी है क्या उस जड़ को. एंड अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गौहर and he may have his point, but again it is, and definitely IPPs may we have had
इश्यूज इन दोज एग्रीमेंट्स, कुछ उसमें करेक्ट हो सकते थे, कुछ शायद इसलिए नहीं हो सकते थे कि उस वक्त हम हंगरी थे, हमें हमारे को इन्वेस्ट करने को तैयार है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा रैशनल व्यू लेना चाहिए। मगर अब इस वक्त हम आईबीपीज को कैसे ख़त्म कर सकेंगे? आपके देखें ना, आपके तो ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली हमारे लीगल सिस्टम पे तो किसी को इतबार नहीं है। एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसका कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन इज मोस्टली लंदन। तो अगर हमने गलत माहिदा कर भी लिया, विच आई एग्री हो गए होंगे, तो उनको हम कैसे रिसेंड कर सकते हैं विदाउट देयर कंसेंट? वो तो इमीडिएटली वहां से चले जाएंगे। तो मगर अब इसका सोल्यूशन क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम, आपकी ग्रोथ हाँ, रुकी हुई है, तो हम लॉस्ट डेकेड की तरफ जाएंगे, 10 साल हम बैठे रहेंगे और जब तक हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं मुकती और सारा कुछ नहीं होता, और फिर हम आगे जाएंगे, राइट? सो 45,000 तो की कैपेसिटी लगी हमें हुई है, 20 तो 21 से ज्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं होता। पेमेंट्स हमें करनी क्यों पड़ रही है? मतलब आई एम अज्यूमिंग बिकॉज लोन है जो कि हमने, नहीं, कैपेसिटी पेमेंट इसलिए करनी पड़ रही है कि कंजम्पशन नहीं है। राइट। कंजम्पशन क्यों नहीं है? आपके पास लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो नहीं है। साउथ में बिजली ज़्यादा है, नॉर्थ में चाहिए वो आ नहीं सकती, चीपर बिजली साउथ में है वो यहाँ नहीं आ सकती। आपने जब वहाँ इन्वेस्टमेंट की, इस एरिया में नहीं की, अच्छा जो पीछे हो गया उसको करेक्ट तो कर लेना। आपके जो डिस्कोज हैं, आई डोंट वांट टू नेम अगेन, वो पॉलिटिकल हो जाएगा, आप उठा के देख लें कौन से डिस्कोज पे ही नहीं करते कुछ। और अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, एनर्जी इज अ फेडरल सब्जेक्ट, discos come under still the federal government, but enforcement of law comes under the provincial governments. अब अगर मैं जाके एक XYZ डिस्को खरीद लेता हूँ एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ऑन माई साइड, मुझे एक्स्ट्रा फेवर ना दे, तो मुझे कौन सबको फीडर को बंद करने देगा? मुझे कौन सा को डिस्कनेक्ट करने देगा? तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इट्स नॉट इजी। बट डिस्कोस में प्रॉब्लम है, रिकवरी नहीं है, चोरी है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो इसमें चीज आ जाती है कि आपके बाकी फैक्टर्स की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन वो स्टेज पे नहीं हुई जिस पे होनी चाहिए थी, आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़नी चाहिए थी। अब आप उसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मजीद हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, जैसे मैंने मुजम्मिल पहले कहा ना, हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढते। अच्छा जी, कैप्टिव को डिस्कनेक्ट कर दो, उस पर बाद में आएंगे, घरों पे सोलर क्यों लग रहा है? जो अच्छी चीजें हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं एक वक्ती प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, एंड वी विल गो इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। आप उस अगर मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आप ये लॉसेस को कम कर लें, आप अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ा लें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, तो 45,000 तो आपको कम पड़ जाएगी। आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको क्यों कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी? आप वो जो कैंसर को एड्रेस करने के बजाय यू वांट टू गिव देम जो ना वो एनाल्जेसिक देके और पेन को कम करना चाह रहे। व्हाई देयर इज नो, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं होनी पाकिस्तान में, तो फिर कैप्टिव और नो कैप्टिव, कैपेसिटी पेमेंट्स और नो कैपेसिटी पेमेंट्स, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? आप क्या करेंगे? मुझे बताएं कैप्टिव, व्हाट्स योर थॉट ऑन कैप्टिव? इसके ऊपर बड़ा शोर मच रहा है आजकल, अब कह रहे हैं कि अगेन यू कैप्टिव सी, मैं इस फेवर में हूँ कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट में वो किया जाए, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरे पास कैप्टिव है कि नहीं। अच्छा, ये कैप्टिव का वर्ड एक अगेन जिससे आपने शुरू में बात की, दी वेल्थ क्रिएशन जो है ना हमारी, जेन्युइन इन जेन्युइन, उसको मिक्सअप कर दिया गया। जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन को और इन जेन्युइन के, तो हर अमीर आदमी जो है ना वो लगता है कि यार ये तो 2 नंबर से आया। इसी तरह से आपने कैप्टिव पावर में भी किया है, आपने कंफ्यूज कर दिया लोगों को कि यार ये क्या हो रहा है। देयर आर इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ बिजली बना रही है, और वो इसलिए बिजली बना रही है कि बिजली थी नहीं, ठीक है, आपको आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री लगाना बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, फिर देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल्स जो कि को जनरेशन कर रही। अच्छा, अब आप नेशनल इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म सोचे, आप भूल जाए कि इंटरलूप क्या कर रहा है और टेक्सटाइल की क्या चीज़ है। एक हमने अगर 20-30 मेगावाट अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली और उससे स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो और मेरे लाइन लॉसेज नहीं है, राइट, तो 50-60% मैं थर्मल एफिशिएंसी पे चल रहा हूं। अब इसको नेशनल लेवल पे देखें, आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग लेस फ्यूल टू क्रिएट मोर एनर्जी। दूसरा फैक्टर क्या है, आपका एनर्जी बिल सारा इंपोर्टेड है। सो इफ आई एम यूजिंग एनर्जी विच इज 20%, 25% थर्मल एफिशिएंट, ठीक है, कैपेसिटी चार्ज तो नीचे आ जाएगा, मगर मुल्क का एनर्जी बिल कितना बढ़ जाएगा? आप ये नहीं सोचते कि मुझे जितनी मुझे बिजली और वो स्टीम चाहिए
उसके लिए जितनी गैस आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, ख्वाह वो IPPs कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो डबल हो जाएगी, वो आपको डॉलर बिल बढ़ जाएगा, वो आप 2 साल बाद की आप सोच ही नहीं रहे। तो इंस्टेड ऑफ यू सी ट्राइंग टू एड्रेस दी प्रॉब्लम कि कैपेसिटी जो वो है, अच्छा आपको गैस मुझे सस्ती नहीं देनी, ना दे, आप फ्री कर दें मार्केट को, मैं अपनी LNG ले आऊं। मेरा क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक कि एनर्जी की इंडस्ट्री को डीरेगुलेट अगर कर दिया जाए, लेट द मार्केट डिफाइन, कि अगर फैसलाबाद में 4 कारखाने लगाए, वहाँ पे 4 सेंट्स की मिल रही है, अगर कोई वजीरिस्तान में जाके जो है ना नहीं कोई रिटर्न कर रहा, वहाँ पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, तो जो उसकी कॉस्ट है उसके हिसाब से 500 रुपये की बिजली हो 500 रुपये की होगी, ऑटोमेटिकली मार्केट एफिशिएंसी सीख करेगी और कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसके हिसाब से मॉडरेट करेगी। डू यू थिंक डीरेगुलेशन वुड बी यूजफुल? बिल्कुल, आई थिंक दैट इज, इट हैज टू बी डन ग्रेजुअली, बट यू हैव टू, यू सी, वो आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब एग्जांपल मैं दूं आपके जो फेस्को है इसकी 99% रिकवरी और लोएस्ट लाइन लॉसेज है। अब आप लेवलाइज टैरिफ कर देते हैं। एक, मैं अगेन आई डोंट वांट टू नेम एनी एरियाज जहाँ पे के बिजली चोरी या लॉसेज ज्यादा है। आप जब लेवलाइज करते हैं तो इंडस्ट्री को छोड़ दें, उस डोमेस्टिक कंज्यूमर की चोरी को या उस कमर्शियल कंज्यूमर की चोरी को या उस सिस्टम के लाइन लॉसेज को आप फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद को क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए, देर बाय अदर सिटीज ऑल्सो, उस जो फैसलाबाद में रह रहा है एक डोमेस्टिक कंज्यूमर, वो पे कर रहा है एक XYZ सिटी की लॉसेस को। क्यों? वो जो आप बात करें, अगर हमारे यहाँ चोरी कम है या ज्यादा है, अगर हमारी चोरी ज्यादा है तो हमें ज्यादा पैसे देने चाहिए। अब लेवलाइज टैरिफ का क्या कॉन्सेप्ट? There's no concept of levelized। और इसी तरह से आपने कहा डीरेगुलेट करें, आप इसको अलाउ करें। सारी दुनिया में कब से हो चुका हुआ है। एनर्जी की कॉस्ट बहुत नीचे आने वाली नहीं है इसलिए कि हमारी इंपोर्टेड एनर्जी, मगर ये बेहतर हो सकती है। कैपेसिटी चार्ज को हमने हवा इसलिए बना दिया कि कंजम्पशन नहीं है। अब अच्छा आप सारा कर दें इसको डिस्कनेक्ट, कितना कैपेसिटी चार्ज कम हो जाएगा? तो ये हमने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है between वो एक unfortunately social media and media has become so strong that you can create a narrative। तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल गलत है वो पॉइंट व्यू, बट लेट अस डिटरमिन व्हाट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। फॉरगेट टेक्सटाइल्स, फॉरगेट एक्सपोर्ट्स। इफ द नेशनल इंटरेस्ट इज कि टेक्सटाइल जो है वो बंद कर दीजिए तो बंद कर दीजिए। अगर एक्सपोर्ट्स हमें नहीं करनी, दैट इज नॉट आवर प्रायोरिटी, ना करें। मैं ये नहीं कह रहा एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करें, बट हमें पता तो चाहिए ना हमें एक मुल्क को चाहिए क्या, हमने लोगों को कहाँ अब्जॉर्ब करना है। हम जो 5 मिलियन लोग हर साल वर्क फोर्स में ऐड कर रहे हैं, उनकी जॉब्स कैसे क्रिएट करने हैं। चलिए, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। पावर से थोड़ा सा हटते हैं, राइट? पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सका। हमने अर्ली टाइम्स में देखा, यू नो, आई वाज स्पीकिंग टू द दाऊद फैमिली एंड दे वर टेलिंग मी द हिस्ट्री ऑफ हाउ दे केम इन एंड दे सेट अप इंडस्ट्री। बड़ा फैसिनेटिंग टाइम था कि जी वो कह रहे हैं कि हमने आके 10 साल के अंदर हम टेक्सटाइल में भी घुस गए, केमिकल में भी घुस गए, पेपर में भी घुस गए। और ये हम 60s के गोल्डन एज का सुनते भी हैं, जिसमें यू नो इंजीनियरिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, एयरलाइन भी पाकिस्तान की बेहतरीन है। एंड देन इट सीमिंगली to me as an observer, it went downhill from the 70s when you nationalized and you created this sort of narrative against the rich people. And today it's a weird narrative in Pakistan जहाँ पे हम सबको पैसा चाहिए अंदर से, लेकिन जिसके पास गलती से अगर आ जाता है पैसा तो वो somehow बुरा आदमी बन जाता है, right? And so it doesn't make any sense to me कि यार अगर पाकिस्तान ने अमीर होना है तो उसके लिए लोगों ने पैसा कमाना है। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं हो सकती। What's this entire ideology? But I'm trying to understand कि उस टाइम के ऊपर तो एक बड़ी डिफरेंट पाकिस्तान था। आज का पाकिस्तान जो है, और पिछले 20 साल का जब मैं एसेंचुअली बड़ा हो रहा था, तो अब जो आपको पैसे वाला नज़र भी आता है वो यू नो प्लॉटों वाला पैसा डबल। there's a lot of forgive me for saying that, but there's a lot of new money, low value, low ethic, rich man in town all across Pakistan। एंड जो जिसकी वजह से ना इवन जो नौजवान है उनका कॉन्सेप्ट ही अजीब हो गया है कि यार हमने अगर ग्रो करना है, पैसा कमाना है, वैल्यू ढूंढनी है, तो बड़े गलत एरियाज को फोकस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा 5 मिलियन लोग पाकिस्तान में सालाना वर्किंग एज को पहुंच रहे हैं। हमारे पास एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई प्लान नहीं है उनको एब्जॉर्ब करने का। एंड सो हाउ डू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, what's the impediment to industrialization and basically creating jobs on a large scale? And then number 2, what do you think should be done at this point in time to, अगर मैं holistically पूछूं कि यार मैक्रो लेवल पे क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से पोटेंशियली वो यू नो जॉब्स क्रिएट हो सकें? अच्छा, इसमें जो सी एक थोड़ी सी मैं आपकी बात से, आपने पार्टली इसको आंसर कर दिया खुद ही। आई डोंट थिंक कि
लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि अब इस वक्त पैसे वाले के को लोग एक ख़ास नज़र से देखते हैं. यस, दैट इज़ ट्रू कि जैसे हमने शुरू में कहा कि जेन्युइन और इनजेन्युइन कैपिटल फॉर्मेशन को मिक्सअप कर दिया गया है. इसमें और बहुत से अवामिल भी हैं, क्योंकि देखिए जब आप प्लॉटों से पैसा बना रहे हैं तो वो भी तो पैसा ही बन रहा है ना. बट ये जब 60s में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा था, राइट. यस, डेफिनेटली नेशनलाइजेशन यू सी डिसहार्टेड पीपल, बट देयर मैनी अदर फैक्टर्स. आपने जो आपकी पॉलिसीज थी और अभी भी कुछ हद तक हैं वो इतनी डिस्टॉर्टेड हैं कि अनटैक्स्ड मनी, अनडॉक्यूमेंटेड मनी इज इजी टू कीप. अच्छा, फिर लोग आपकी सेविंग्स एरोड हो जाती हैं अगर आप बैंक्स में जाएं या स्टॉक मार्केट में जाएं, बिकॉज ऑफ योर रुपीज डिवेल्यूइंग वेरी फास्ट, इन्फ्लेशन बड़ी हाई है. और प्लॉट में लगा दें अगर आप जेन्युइनली अर्नड मनी भी है तो वो पड़ा रहता है 5-10 साल के बाद डबल ट्रिपल हो जाएगा. एंड यू फील सेफर इन दोज एरियाज. तो आपने जो टैक्सेशन की डिस्टॉर्शन है वो ऐसी क्रिएट की कि आपने वेल्थ फॉर्मेशन का तरीका ऐसा बना दिया कि जो ना अनटैक्स्ड बड़ी इजीली बन जाए, उसको टैक्स भी नहीं होगा. और जहाँ प्रोडक्टिव था उसके ऊपर आप लोड बढ़ाते चले गए टैक्सेशन का. So it's an incentive structure problem, you would say. हाँ, एक ये मसला है. दूसरा एक और चीज भी है. देखिए जो कैपिटल कंट्रोल, एक्सेसिव कैपिटल कंट्रोल्स है ना, कपल्ड विद इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं. पहली बात तो गवर्नमेंट हमारी, कोई भी गवर्नमेंट है, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात की, पॉलिसी कोई नहीं होती. और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो पॉलिसी होती है इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन. एक ऐसा और आ जाएगा पॉलिसी चेंज हो जाएगी. तो उसके साथ जब आप कंबाइन करते हैं ना कैपिटल कंट्रोल्स को, तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है. आज की दुनिया में भी देयर इज कोई ये जो कैपिटल, अगर आप कैपिटल को इजी करेंगे तो कैपिटल बाहर जाना रुक जाएगा. मेरा अपना व्यू ये. एक जो हमारे ये नैरेटिव बना दिया गया है, एंड दिस कुड बी एन ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट ऑन माय पार्ट बट आई ट्रूली बिलीव इन दैट. कौम की दौलत बाहर चली गई. अच्छा, कौम की दौलत, अगर मुजम्मल की एक हार्ड अर्न मनी है, उस पर उसने टैक्स पे किया हुआ है, तो ही इज फ्री टू कीप इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट्स योर दौलत. वो कौम की दौलत नहीं है. वो कौम की दौलत तब है अगर उस पर मैंने टैक्स चोरी किया है, या मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में से कोई पैसे खाए हैं, या मैंने रिश्वत ली है, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पेयर मनी को ब्लीड किया. दैट इज कौम की दौलत. किसी ABC कराची की फैमिली ने कोई पैसा बनाया है, उस पर टैक्स पूरा दिया है, हार्ड अर्न मनी है, वो दुनिया में कहीं ले जाएं, आप कौन होते हैं उनको पूछने वाले, वो कौम की दौलत कैसे है. मैं ये नहीं कह रहा कोई ले जाए, मगर ये जो नैरेटिव जब बना दिया गया ना, तो इस नैरेटिव की वजह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ज्यादा होगा. लोग डरेंगे कि यार कल को मुझे बाहर $10,000 की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा. तो अब तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया दुनिया में. हम कोशिश कर रहे हैं कि आई एम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कारंदाज के मैं बोर्ड पे हूँ, और वहाँ गेट्स फाउंडेशन से जितनी डिजिटल पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, गेट्स फाउंडेशन ग्रांट में देती है कारंदाज को, और हम वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करवाते हैं. जो रास्ता है इज अ वेरी सक्सेसफुल फोन टू फोन. अब उसका नेक्स्ट स्टेज हो रहा है, वो अभी इस बार यूनाइटेड नेशंस में भी कोट हुआ है. वी आर ट्राइंग टू विद गेट्स ग्रांट, वी आर ट्राइंग टू लिंक पूना विच इज अ मिडल ईस्टर्न रास्त विद रास्त. तो एक जो आपका वहाँ लेबरर काम कर रहा है, उसको किसी हुंडी वाले के पास जाने की या बैंक में जाने की, अपने 100 दिरहम भेजने, या बैंक में नहीं जा सकता, हुंडी वाले के पास जाता है, तो वो रास्त की तरह भूना, और इसको जब लिंक हो जाएगा वहां से 100 दिरहम भेजेगा, उसकी फैमिली के फोन पे आ जाएगा, उसको मिल जाएगा इमीडिएटली. तो ये मैं बात ही करूँ कि दुनिया फ्लो ऑफ कैपिटल को ईज कर रही है. इधर वे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो ये भी चीजें इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ. तो आपने प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंसेंटिवाइज नहीं किया. अच्छा, अगर इंसेंटिवाइज किया तो आपने इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दी. देखिए, एक्सपेंसेस को सब्सिडाइज नहीं लोग करते. लोग कैपिटल जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ना, उसको सब्सिडाइज करते हैं कि आप इंस्टॉल करें, उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा. आपको बिजली सस्ती या लेबर सस्ती में नहीं हम पैसे देंगे, आप लगाएं, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे. अच्छा, इसमें हमने अब बाकी कंट्रीज की एग्जांपल ले, हमने क्या किया. हमारे यहाँ 4 शहर हैं और वहाँ सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है.
The whole population is moving to Lahore, Karachi, Islamabad, and to some extent Faisalabad. Why? Why couldn't we? और हम hundreds of billions रुपये PSDP का इन शहरों पे खर्च कर देते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, वो फिर बेहतर नहीं होता, कारें फिर नहीं चलती। भाई आपकी सारी लेबर मूवमेंट और ये लोगों की मूवमेंट क्यों हो रही है इंटीरियर पंजाब से और इंटीरियर सिंध से और इंटीरियर KP से टूवर्ड्स बिगर सिटीज? Why can't you take industrial estates over there, build the infrastructure, provide energy over there, and give incentives कि okay, we will, यहाँ पे टैक्स कम होगा, यहाँ पे हम आपको इस चीज़ में सब्सिडाइज करेंगे, लोन में अगर आप जितने का टर्फ था उससे ज़रा सख्त स्कीम अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करें, इस इंडस्ट्री में करें, पीपल लाइक अस विल टेक इंडस्ट्रीज टू मियाँवाली, टू सक्कर, टू खुशाब, तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ होगी, प्लस आपकी मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन टुवर्ड्स बिगर सिटी रुक जाएगी। तो ये चीज़ें जी जो रिसेंटली IMF का हुआ है कि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कहा है कि जी आप कोई नए नहीं बना सकते, कोई वो नहीं कर सकते। हाउ डू यू सी दैट? मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, मैं एशिया को क्रॉस देख रहा था तो इकोनॉमिक जोन्स have been instrumental in building industry and in fueling growth, लेकिन somehow पाकिस्तान ने जो है वो उसको कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया at a time when we need industrialization, at a time when we need to incentivize again similar to what you're saying, right? कि आपने पेशावर के बजाय आपने रशकई में बना दिया, आपने शहरों से थोड़ा दूर जाके एक नए एरिया को आबाद करने की कोशिश की और वहाँ पर आपने कहा कि यार सारा हम एफर्ट यहाँ पे डाल के इंडस्ट्री को एक स्पेशल एक्सेस दे देंगे, बट सडनली हम उसकी तरफ यू टर्न काटते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, उसमें इशू ये है कि एक तो हमारा जो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो फिन डेफिसिट्स है ना, करंट अकाउंट एंड फिस्कल डेफिसिट, इसमें से बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फिस्कल डेफिसिट है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इसीलिए है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो एक तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली अगेन नॉट एनी वन गवर्नमेंट, हमने हमारे पे से हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ आवर डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ आवर प्रॉमिसेस पे से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का इतबार कुछ हद तक उठ गया है। तो वो अब उनको ये है कि ये इनके प्रोग्राम हो जाएगा, 1-2 साल चलेंगे, फिर ये नया इलेक्शन बजट आ जाएगा और फिर ये एकदम हमारे साथ देखे ना, यही होता रहा है ना। एक तो 4% से ऊपर ग्रोथ जाती है तो हम खत्म हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि फिर हम 1-2 साल बेल्ट टाइटनिंग हुई, बड़ा मजा आया, ठीक हो गया, तकलीफ उठाई लोगों ने, अब लोगों को रिलीफ देनी है तो रिलीफ का बैल्ब खोल दो। और उसकी वजह क्या है कि, और वो आपको पता है, आई थिंक कोई इसमें, आई डोंट थिंक देयर इज एनी, हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सके, हम उसी सेक्टर को बर्डन करते जा रहे हैं, हम अपने SOEs को प्राइवेटाइज नहीं कर सके। देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस एक्सेप्ट फॉर पब्लिक गुड। हम अपना गवर्नमेंट साइज जितनी मर्जी हम कर लें, बात को रिड्यूस नहीं कर सके। हमने PSDP का सही इस्तेमाल नहीं किया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्रेटफुल कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा बना है, मगर शहरों पे इतना ज़्यादा और पैसे खर्च, अब इस्लामाबाद जाएं, अब लाहौर जाएं, कराची जाएं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ खर्च का बंद कर दें, मगर क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका यू है, अब ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को, बल्कि मीडियम टर्म चीज़ों को कोई सोचता ही नहीं है। आपका जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, विच इज़ द लोएस्ट, HCI इतना लो है, आप PSDP को, HCI को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। आपका लॉन्ग टर्म, आपका जब तक HCI इम्प्रूव नहीं करेगा, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को भूल जाए, हर चीज़ को भूल जाए, कुछ भी नहीं होगा। हम वहाँ तो हम PSDP के साइज को कंट्रोल कर, अच्छा फिर मैं कह ये रहा हूँ कि IMF हमारे पे पाबंदी इसलिए लगा रहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी सब्सिडीज है, और ये मैंने कई जगह कहा है और बहुत सारी जगह पे कहा है, और कुछ हद तक उसमें मूवमेंट हुई है जिसपे प्रोटेस्ट भी हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो प्रोमिसेस के अवाम को सब्सिडियां दे। आई थिंक BISP इज गुड, इसको जरा बेहतर इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, लोग अपने पैरों पे खड़े हों, बट व्हाई शुड द फेडरल गवर्नमेंट बी फुटिंग द बिल ऑफ BISP? लेट द प्रोविंसेस कम्पीट विद इटसेल्फ। कि जी मैं अपने लोग अगर बेचारे कोई बेवा है तो मैं 10,000 देता हूँ या देती हूँ, और वो दूसरा कहता नहीं मैं 12 दूँ, लेट देम कम्पीट। आप फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडाइज गैस दे रहे हैं, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट,
What has the federal government to do with subsidizing such things? आप इवन इलेक्ट्रिसिटी पे एक लालपुर का कंज्यूमर है या हैदराबाद का कंज्यूमर है या प्लेटर से बन्नू का कंज्यूमर है या कोटा का कंज्यूमर है, फेडरल गवर्नमेंट उसको सब्सिडी क्यों दे रही है? लेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिसाइड कि हमने कितनी देनी है नहीं। अब तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट्स डबल हैं, सरप्लस हैं, फिर प्रोविंशियल टैक्सेस कम है, जब उन पे लोड पड़ेगा आप कहते हैं जी NFC अवार्ड गलत है। NFC अवार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज फेडरल गवर्नमेंट के बजट में ऐसे डाल दिए जो कि फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। भाई हिम्मत करे इससे जान छुड़ा लें। अच्छा मैं अब आ रहा हूँ, आप टैक्स बेस को उड़ा लें, इतना आपके लिए चीजें ईजी है, कुछ हो भी रही हैं। आई थिंक देयर इज सम गुड मूवमेंट। आप सेल टैक्स चेन को क्यों डिजिटाइज नहीं कर सकते? रिटेलर नहीं होता तो इंडस्ट्री तो हो सकती है ना। एक मेरी इंडस्ट्री सेल टैक्स इनवाइस इशू करती है, मैनुअल हो ही क्यों? वो आप जाके यूके में एक चीज बाय करते हैं या वहां करते हैं, वो उधर जब इनवाइस देता है इमीडिएटली रिफंड आपका क्रिएट हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स आप एयरपोर्ट से जाकर रिफंड ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या, आप अगर पूरी चेन को जो कम से कम प्रोडक्शन चेन है, इंपोर्ट से लेके प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इस सारी को आप सेल टैक्स को डिजिटाइज कर दें। आपका रिटेलर अभी बड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, छोटा छोटा टाइम लगेगा, आपकी ओवरऑल कंज्यूमर की कॉस्ट नीचे आ जाएगी, क्योंकि इनपुट टैक्स जस्ट होना शुरू हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, तो कंजम्पशन टैक्स आपका ऊपर चला जाएगा, आपका इनकम टैक्स जो है उसकी उसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। मुजम्मल अब तो हर चीज नादरा में अवेलेबल है, आप खर्चा करते, आप पैसे का विड्रॉल आपने कह दिया जी नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर इतना टैक्स ज्यादा लगेगा। भाई आपको 50,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ करने की इजाजत ही क्यों होनी चाहिए जमा कराने की? मतलब आप तो गरीब आदमी को तो नहीं चाहिए, ये तो अमीर आदमी जिसने 10 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है उसने कैश विड्रॉ करना। आप कहते हैं जी तो मेरे अगर ये स्टेप्स आप लेंगे तो आपके फिस्कल डेफिसिट नीचे आएंगे, आप पे ट्रस्ट बेहतर होगा, फिर IMF ऐसी कंडीशंस नहीं लगाएगा जो कि हमें मजीद तबाही की तरफ लेके जा रही। तो मैं IMF को ब्लेम करता हूँ, बट एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दी यू सी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर करंट और उससे पहली वाली तमाम फाइनेंस टीम्स की, कि उनके मसले हैं, उनको ऐसी कंडीशंस बाज़ औक़ात माननी पड़ती हैं। बिकॉज आप मुझे पूछ सकते हैं अगर मैं FM होता तो क्या करता? डू यू थिंक द FM हैज़ दी, किसी भी FM के पास ये है पॉसिबिलिटी इन पाकिस्तान के वो अपनी मर्जी से काम कर सकें? देयर बी पोलिटिकल प्रेशर्स, देयर बी अदर प्रेशर्स ऑफ अदर सेक्टर्स व्हिच ही हैज़ टू एग्री। तो हमारा ओवरऑल हमें एक नया सोशल कॉन्टेक्ट की ज़रूरत है, जिसमें हमें ये फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को इस मुसीबत से निकाला, और हम निकाल सकते हैं। आई स्टिल हैव होप। तो ये इसलिए अगर यस दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि आप नए जोन्स को डिस्करेज करें, बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक प्रॉब्ली दे हैड नो अदर ऑप्शन। मैं थोड़ा सा इंटरलूप की तरफ वापस लेकर आता हूँ। आई वांट योर क्विक थॉट्स ऑन अ फ्यू थिंग्स। मुझे ये बताएं कि आर यू गाइस प्राइमरली फोकस्ड ऑन US एंड द यूरोपियन मार्केट्स, या डाइवर्सिफाई हो रहा है और जगहों पे भी एक्सपोर्ट हो रही है? अगर आप कहें कि मेजर, तो देखें इस वक्त हमारा US इज 40% मोर और लेस, एंड यूरोप वुड बी 50-55। तो बाकी जो 5 से 7% है उसमें साउथ अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जापान है। फोकस डेफिनेटली वहाँ हो रहा है, और देयर आर अदर ट्रेड बैरियर्स इन दोज एरियाज। इतना इजी नहीं है वहाँ कम्पीट करना। साउथ अमेरिका में आपकी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, और फिर हम जिस स्केल पे चले गए हैं वहाँ पे हम छोटे चीज़ों को नहीं कर सकते। जो अब हमने चाइना में सब्सिडरी बनाई है, जो लोग ने वहाँ इन्वेस्ट किया है USA में, जो चाइनीज़ है, हमारा इरादा यही है कि टू मेक इन चाइना फॉर चाइना, राइट, एंड रशिया। वो लोकल डिमांड के लिए आप बेसिकली कर रहे हैं। तो वो बैलेंस शीट में तो इंटरलूप की ऐड होगा ना यहाँ, राइट। तो वी कैन डू दैट। तो इस सब चीज, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट। इट्स नॉट सो इजी, बट हमारी 6-7% आउट ऑफ दीज रीजन्स भी है। अभी should a Donald Trump presidency come in, so experts are potentially saying कि $200 billion worth of exports to the US might be reduced, जो based on the tariff plan that he's bringing in. Do you उससे आप क्या impact देख रहे हैं for let's say Pakistani textile export industry और overall Pakistani export industry, considering US is a primary market for us? देखिए, पहली बात तो ये कि आई एम नॉट श्योर इफ दैट वुड हैपन कि 200 बिलियन की इंपोर्ट्स कम हो जाए, खासकर उन चीज़ों में जो जिसमें एक आम US पब्लिक इम्पैक्ट होती है। अगर $200 बिलियन की आम कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट्स बंद
कम हो जाती हैं, दैट प्राइमरीली मीन कि वो टैरिफ की वजह से बंद हुई हैं, और दैट मीन्स कि उनकी कॉस्ट जो परचेजिंग जो रिटेल प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी. तो यू आर देन आस्किंग द कंज्यूमर्स टू पे मोर. तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है. टेक्सटाइल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अनलेस यू सी, अगर तो वो सिर्फ एशिया से इंपोर्ट्स को टैक्स करते हैं तो फिर वो नेफ्टा और काफेटा एरियाज में से आ सकता है कुछ ना कुछ गुड्स. मगर यूएसए में तो अब खुद प्रोड्यूस टेक्सटाइल इतनी नहीं हो सकती ना कि वो इसको रिप्लेस कर दे. तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, क्योंकि अगर होगा तो सबके साथ होगा, और शायद सबसे ज़्यादा चाइना के साथ और हम बच जाएं. बिकॉज उनको चाहिए. देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो हियरिंग हुई थी जिसपे हम गए थे इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन पे, इनके वो यूएसटीआर ने, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट की थी. वो इसीलिए हुई थी कि वो देखना चाह रहे थे कि जो चाइना से बिजनेस मूव आउट कर रहा है वो किन कंट्रीज में कर रहा है, वहाँ क्या कंडीशंस हैं, क्या उनके पास ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हैं. मुझे बार बार क्वेश्चनिंग में उन्होंने पूछा कि आप लोगों का क्या मसला है यार, आप 3-4 बिलियन, आप इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, आप अपने कंपेटिटर को दे रहे हो धागा और कपड़े, तो क्यों नहीं इधर इन्वेस्ट कर रहे. यहाँ तक उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि हमें ये लगता है कि आपके टेक्सटाइल में मुनाफा बहुत ज़्यादा है और पैरेलल गारमेंट्स में नहीं है, कि लोग उधर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है. हमने उनको कहा ऐसी बात नहीं है, हमारी हिस्ट्री ये है कि हम टेक्सटाइल्स में थे, हम 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है. अब ऐसे ऐसे गारमेंट्स आ रही है, इट विल बी कंज्यूम इन हाउस. तो मगर वो लोग चाहते हैं कि और कंट्रीज डेवलप हों जो कि चाइना का ऑल्टरनेट हो, बट वो हम पे वो ना वो चाइना बाईपास करके आ जाए. उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली पूछा कि चाइना से इंपोर्ट्स कितनी हैं. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमको दिया. उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में चाइनीज अपैरल में मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, बताएं कितनी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से चाइना की होगी. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से हमें नहीं चाइना से इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, बट दे, तो इसका मतलब ये कि दे आर लुकिंग एट कंट्रीज वेयर दे कैन यू सी रिप्लेस चाइनीज इंपोर्ट्स टू यूएस बाय डूइंग सो. तो इंटरेस्टिंगली जो ये पिछला 1-2 महीने है, इसमें चाइना से जो एक्सपोर्ट्स टू यूएसए वो ग्रो कर गई हैं. राइट. So, it is मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए वरीड नहीं हूँ. मुझे तो आपने स्टार्ट में बोला कि मशीनरी ऐसी आ गई जो एंड टू एंड पूरा बना देती है अपैरल, राइट. उसमें ह्यूमन इनपुट बड़ी मिनिमाइज्ड है. यूएस में प्रोडक्शन का प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ वेरी हाई. आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में तो हमने ऑलरेडी देखा है कि एंड टू एंड अब जो है ना वो गाड़ी जीरो ह्यूमन हैंड से बन रही है. एंड सो सडनली वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स एन एज ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स, जिसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जो यूएस को हिट करती है वो एसेंशियली बाहर निकल जाएगी. सो डू यू सी पोटेंशियली कि यूएस के अंदर मे बी पोटेंशियली टेक्सटाइल बट मे बी अदर इंडस्ट्रीज, a lot of the manufacturing might go back to the US should, let's say, automation create a structure जहाँ पे human cost of labor हट जाए. या do you think there are a lot of other variables as well जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं जा सकती? US will always be a net importer. देखिए, यूएस में जो एम्फेसिस है कुछ एरियाज में वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, बट यूएस हैज़ बिकम अ मोर सर्विस प्रोवाइडर्स, और सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है. और यूएस की जो नई जनरेशन है, अगर आप उनसे जाके मिलें, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज एज वर्कर्स, व्हाटएवर. जितने चले कम चाहिए होंगे वो चाहिए तो है ना. तो यूएस हैज़ बिकम अ नेट सर्विस प्रोवाइडर एंड दे विल कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड्स दैट. देयर विल बी एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, यस, नो डाउट अबाउट दैट. प्रॉब्ली हाईटेक में ज़्यादा जाएंगे, ऑटोमोबाइल में कुछ कर लेंगे, उसमें कर लेंगे. बट ये नहीं हो सकता कि यूएस एक इंडस्ट्रियल जाइंट दोबारा बन जाए और वो बाकी सब कुछ उनको सूट नहीं करता. अगर इंडस्ट्रियल जाइंट ना भी बने, मेरा क्वेश्चन ये कि क्या वो रिप्लेस कर सकता है एटलीस्ट, कि यार हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है अपनी बहुत सारा कंपोनेंट हम लोकल इन हाउस करना शुरू कर दें. देखिए, इस वक्त अगर वियतनाम में जाएं, आपको टेक्सटाइल के लिए लेबर नहीं मिलती. पीपल डोंट वांट टू वर्क. थोड़ा भी काम देखिए ना, आपका गारमेंट जो मैं जिसको कह रहा हूँ, उसमें पूरा गारमेंट जो बन के आ जाता है, उसका गसेट उसका एक जगह तो सीनी पड़ती है, उसको पैक करना पड़ता है, उस पर लेबल्स लगाने पड़ते हैं, उस पर और चीज़ें करनी, कुछ ना कुछ लेबर चाहिए. ये नहीं कि कम कर देते हैं, बट यस चाहिए. तो मैं यस इट विल डेफिनेटली, उसमें ज़्यादा चीज़ जो है ना जो इम्पैक्ट करेगी वो इट्स नॉट बिकॉज इट्स ईजियर. जो डिमांड की चेंज है ना वो इतनी फास्ट है कि अगर लीड टाइम की उसके ऊपर वो शायद लीड टाइम के अगर वो वहाँ पे
30% महंगा भी बन रहा है मगर 4 दिन के ऑर्डर में मिल सकता है, तो दैट विल सूट देम. सो तो जो लीड टाइम रिडक्शन है ना, दैट इज अ वेरी की एरिया. लीड टाइम्स की वजह से पाकिस्तान को मार पड़ सकती है. मेक सेंस. हमारे लीड टाइम्स दुनिया में सबसे ज्यादा है. इंडिया के साथ डू यू थिंक ट्रेड खोलनी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखें आप एक चीज को देखें, दुनिया भर में रीजनल ट्रेड्स आर ग्रोइंग. आप नॉर्थ अमेरिका में देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप एशियान में देख लें, बाकी जगह देख लें. अब इंडिया इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट फॉर मेनी ऑफ अस. सेंटिमेंटल भी है. मैं अगर प्योरली अच्छा, इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपको इकोनॉमिक की तरफ आ रहा हूँ. अच्छा, हम अक्सर कहते रहते हैं जी पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है. अच्छा, वो उसका वजह ये होती है कि जी पाकिस्तान इज पोजीशन नेक्स्ट टू रशिया एंड चाइना, इसलिए बड़ा लोगों का यहाँ इंटरेस्ट है, बड़ा वो है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग, जो हम ना पाथ पे चल पड़े. पाकिस्तान इज द मोस्ट स्ट्रेटजिक कंट्री इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन. व्हाई? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसकी अपनी पॉपुलेशन ले लें, उसके बॉर्डर्स की पॉपुलेशन ले लें, इज 3.5 बिलियन पीपल. एंड आउट ऑफ दो 3.5 बिलियन पीपल वी हैव 1.2 बिलियन मिडिल क्लास एंड अप. आप सोचेंगे कि मैक्सिको है जिसके बॉर्डर पे 3 या 3.5 यूएसए ऑफ अमेरिका है. वो इतनी बड़ी मार्केट है. हम डर जाते हैं यार, आप क्यों कम्पीट नहीं कर पाएंगे? आप कर पाएंगे. हमारे यहाँ हमारा पास यूथ बल्ज है, हम उनको ट्रेन करें, उनको स्किल करें, हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक करें, और इट विल फोर्स अस द कंपटीशन. हमें क्योंकि हमारे पास मुजम्मल क्योंकि ऑल्टरनेट्स थे ना, और है कि यार अच्छा चलो इंडस्ट्री को गोली मारो, बल्कि इंडस्ट्री से भी पैसा कमाओ और प्लॉट में लगा दो. मैं रियल एस्टेट, हाई राइज रियल एस्टेट के खिलाफ नहीं हूँ, वी नीड दैट, ऐसी बात नहीं है. मगर आप अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आपके पास इजी एवेन्यू है, तो आप कोशिश कम करते हो. प्लॉटों पे भी नहीं ना, फाइलों पे. वो लिटरली गैम्बलिंग है इन द बैक ऑफ प्लॉट. एग्जैक्टली. तो आपको जब करना मुसीबत सिर पे पड़ेगी तो करना पड़ेगा. आई देखिए, ग्रेजुअल होती है, ये नहीं होता कि आप एकदम शब्द ओपन कर दें. मेरा मानना ये है, एंड पीपल माइट नॉट लाइक इट, द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इज टू ओपन अप ट्रेड विद आवर रीजनल जो हमारे लोग हैं, एंड नॉर्मलाइज आवर रिलेशंस विद देम. Whether they would agree or not, that is another point. Right. How important do you think is cheaper gas, let's say from Iran or from Russia? Problem उसमें यही है कि potential US sanctions, potential hit on exports and so on and so forth. देखें, cheaper energy, तो energy is the lifeline for any growth. So cheaper energy would always be welcome. कैसे उसको navigate करना है, I'm not a diplomat. Of course. But I think cheaper, there are no two opinions about that. Cheaper energy is the, you see, end game है हमारी. Right. फैसलाबाद as a city, मेरा इत्तेफाक हुआ 10 साल पहले वहाँ जाने का. I was working for the World Bank at the time. We were going there for a water and sanitation project, and I found out कि वहाँ पे वो donkey carts के ऊपर blue containers में पानी जो है वो पूरे शहर में distribute होता है. I remember नहर से तकरीबन मैं कुछ 200 मीटर अंदर था, तो वहाँ से वो donkey cart नहर से जाके पानी लेता था और घरों में deliver करता था. And it blew my mind कि in a city that is driven by productive exporters with so much capital coming into the city, उसको properly ना plan कर सके, ना expand कर सके. Why do you think Faisalabad has not been able to develop as a मेरे हिसाब से ना, it's one city, एक सियालकोट और एक फैसलाबाद, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान का क्राउन जूल होना चाहिए था in terms of its development, in terms of how the private sector sort of participated in the growth of the city. But the city largely is just, either you've got the ultra rich and you've got sort of lower middle income जो कि बस फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं. थोड़ा सा अगर कोई बंदा पैसे कमा के निकल जाता है, तो वो उसका बच्चा जो है वो शहर से बाहर यूनिवर्सिटी के लिए जाता है और उधर का ही होके रह जाता है. So run me through why Faisalabad wasn't able to develop itself the way that it should have potentially. अच्छा, एक तो आपने खुद ही बता दिया. यहाँ पे आपसे कुछ देर पहले we had vast difference between the two classes. Right. या तो अपर मिडिल क्लास और रिच कह लें आप लोग हैं, या लोअर मिडिल क्लास एंड वो है, जिसकी वजह से, और फिर पिछले 15-20 साल में बिफोर द मोटरवेज केम इनटू बीइंग, द लाइफ इन लाहौर एंड अदर सिटीज वाज बेटर. तो बहुत सारे लोग जो थे, अनलाइक अस, दे मूव टू लाहौर, दे अबैंडन्ड द सिटी. तो एक तो चीज़ ये हुई. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मिडिल क्लास नहीं थी, यहाँ कोई कैंटोनमेंट नहीं था,
विच ब्रिंग्स सम, यू सी, उसकी वजह से कुछ ना कुछ लाइफ में आ जाती है, बट दैट हैज चेंज्ड. आप अब आए, दी इट्स अ डिफरेंट सिटी नाउ. यहाँ पे हर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, नॉट एट अ लेवल वेयर आई वुड लाइक टू सी इट. उसकी वजह ये है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेट हेयर, बहुत सारी टेक्सटाइल के अलावा इंडस्ट्री भी आई है. और जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात फिर करते हैं ना, तो टेक्सटाइल के ऊपर जो स्पॉन्सर्स थे उनकी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं थी यान बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए. बट जब ये अपैरल इंडस्ट्री आई है तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. मगर हमारे इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद में हो रही है, लॉट ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. आपका द ओनली कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन फैसलाबाद. देयर आर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रियल स्टेट में, देयर आर टाइल मैन्युफैक्चर, सरेमिक्स. तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं, दे आर मूव्ड इनटू द सिटी फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कराची, लाहौर से, और Right. उनकी फैक्ट्री आ गई हैं, नई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं. तो एक तो उससे फर्क पाकिस्तान फैसलाबाद में, एक तो एक जरा थोड़ा सा मैं ये कह दूं, यस पानी का प्रॉब्लम है, पर इतना सीवियर नहीं है जितना कराची में है. सो ये लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दैट. अच्छा, मगर एनी हाउ जो फैसलाबाद में जो है आपका, I just forgot what I was about to say. Chale, I'll move on to the next question. I know you have to leave as well. Last couple of questions from my end. मुझे ये बताइएगा कि आप as an exporter, you said you in the very start you said you've now diversified. Interloop Holding जो है वो बहुत सारी और चीज़ों को देख रही है. IT सर्विसेज की भी आपने बात की. पाकिस्तान में आप पोटेंशियल और एरियाज में क्या देखते हैं? हम जाहिर है, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल को भी हमने थोड़ा ज़्यादा पीट लिया और ज़्यादा उसको लाइमलाइट में ले आते हैं. वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. अब टेक्सटाइल ने तो नहीं उठाया बना बेटा कि वही एक्सपोर्ट लेकर आएगा सारा का सारा, राइट? सो कैन वी पोटेंशियली लुक एट अदर एरियाज? आपने टाइल्स की बात की, आपने टायर्स की बात की, आपने और पोटेंशियल आइटम्स की बात की. अगर हम टेक्सटाइल कर सके तो क्यों इतना मुश्किल है कि हम बाकी चीज़ें नहीं कर पाए पाकिस्तान के अंदर? एंड कौन से एरियाज के अंदर आप पर्टिकुलरली देखते हैं कि पोटेंशियल है अगर उस पर फोकस किया जाए? चाहे वो पोटेंशियल, लेट से गाड़ियाँ, आपने कहा ना जिस तरह वियतनाम है कि वो माल मंगवा रहा है, असेंबल कर रहा है और आगे बेच रहा है, तो हम क्यों गाड़ियाँ असेंबल करके मिडल ईस्ट में नहीं बेच सकते? या हम मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप असेंबल करके मिडल ईस्ट में नहीं, या अफ्रीका में या यूरोप में नहीं बेच सकते? तो आपको कहाँ पे पोटेंशियल नज़र आता है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की मद में? अच्छा, देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, थोड़ा, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा लंबा आंसर दूंगा. जैसे हमने बात की थोड़ी सी देर पहले कि हम वी आर ऑलमोस्ट एडिंग 5 मिलियन पीपल टू दी वर्किंग एज एवरी ईयर. इन द बेस्ट ईयर्स, जो हमारे कह लें गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट ईयर्स में हमने 1.8 मिलियन से ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं की. सो अगर वो भी हम कर लें तो इसका मतलब ये है कि 3 मिलियन पीपल हर दफ़ा, हर साल अनएम्प्लॉयमेंट में ऐड हो रहे हैं. और अब इससे आगे चले जाएं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 500,000 अंडर ग्रेड्स एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रही हैं. अनफॉर्चुनेटली उनमें से 15 से 20% ज़्यादा एम्प्लॉयबल नहीं है, और जॉब्स उतने भी नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली. मैं आ रहा हूँ उस चीज़ में कि कैसे हम इस सारे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं. जो मेरा ख्याल है, एक तो चीज़ ये कि वी डोंट नीड सो मैनी यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट बिकमिंग रिडंडेंट. हमें बस हमें लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ लगाना चाहिए, सिखाना चाहिए. आप अगर 3 मिलियन लोगों को ऑब्जॉर्व करने के लिए इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री उस तरफ भी आ जाते हैं, लगाना चाहेंगे या इन्वेस्ट, तो मेरा रफ एस्टिमेट है कि टू ऑब्जॉर्ब 3 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग के उसके जो पीछे बैक एंड जॉब्स होंगे, you need $15 billion of investment every year, which is not going to happen, right? अच्छा, अब क्या फिर इसका हल है? इसका हल ये है कि हम बच्चों को स्किल्स की तरफ लेके जाएं, हम सर्विस बेस्ड कंट्री को क्रिएट करें. ब्लूमबर्ग कहता है कि नेक्स्ट डिकेड इज दैट ऑफ द साउथ एशिया, इट इज बिकॉज ऑफ द यूथ बल्ज. अब हमें ज़रूर अपने यूथ से कपड़े सिलवाने हैं या गाड़ियाँ करवानी है. वाई कांट बी ट्रेन देम इन वेरियस स्किल्स? हम, अच्छा, इस चीज़ पे भी बड़ा शोर है कि पाकिस्तान से 8 लाख छोड़ गए. अगर मैं 2 मिलियन एवरी ईयर बाहर भेजूँ और स्किल्ड भेजूँ, मैं पैरामेडिक्स भेजूँ, मैं नर्सेज भेजूँ, मैं शेफ्स भेजूँ, आप तो हमें इन बच्चों को एक ये आप भूल जाएं कि ये इकॉनमी इतनी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी कि इससे तो, और उससे इतनी एक्सपोर्ट हो जाएगी.
आपको सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट्स IT की एक्सपोर्ट्स को करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, बच्चों की पढ़ाई अभी से करेंगे तो 5-10 साल में होगा और हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत स्कोप्स हैं, आप उसमें करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी चिलीज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा करें, सिर्फ क्रॉप्स एक्सपोर्ट करना इज गुड, बट आई थिंक वाई कैंट वी डू, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। IT सर्विसेज में बहुत स्कोप है, थोड़ा आप पाकिस्तान को ओपन अप करें, लोगों को ईज ऑफ ट्रैवल फ्राहम करें, आप बच्चों की एजुकेशन पैटर्न को चेंज करें। यू विल हैव टू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। दो किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं कि 2-3 साल में ठीक हो जाए, बट आवर यूथ, मैं अभी मैं शायद बता नहीं सकता, I had the honor of being part of a selection committee of one of the top universities of the world for scholarships, पाकिस्तान से। तो मैं 30-40 वो एप्लीकेशन 30-30 सफ़े की आई, उनमें से कुछ बच्चे जो पाकिस्तान के हैं वो बाहर से पढ़े हुए थे, कुछ यहाँ के पढ़े थे। जमल आई बस, आप सोच नहीं सकते मेरा खून कितना बढ़ गया। ऑर्डिनरी शहरों से, छोटे शहरों से बच्चों ने आके सिर्फ एजुकेशन में नहीं, इन सोशल वर्क, इन अदर एक्स्ट्रा, इतना कुछ उसमें किया हुआ था कि उन 30-35 में से वो लोग सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। हमारे पास बहुत टैलेंट है, अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया। तो मुझे, आई एम वेरी होपफुल, सिर्फ आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, डायरेक्शन सेट कर लें, और ये हमें इंडस्ट्रियलाइज होना है। हम बहुत जल्दी डी इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हो गए, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइज होना है। उसके लिए आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाना पड़ेगा। आप FDI लाएं, मगर FDI वो लाएं जो कि एफिशिएंसी सीकिंग है। एफिशिएंसी सीकिंग मकसद ये कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर समझे और एक्सपोर्ट कर दें। और मेजर एम्फेसिस शुड बी ऑन सर्विस इंडस्ट्री। हम या हेल्थ टूरिज्म क्यों नहीं ला सकते? हम रिलीजियस टूरिज्म बहुत ला सकते हैं। हम व्हाई कांट वी रेनोवेट अ लॉट ऑफ गुरुद्वारास एंड मंदिर्स एंड टेम्पल्स एंड लेट द पीपल कीप सेफ। उनको वीजास दें, उनको आने दें। वी कैन हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ, पाकिस्तान में जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, अब मुझे एक आई नो अ लेडी इन वैंकूवर, शी कॉल्ड मी कि शी ब्रिंग्स सम, तो उन्होंने कहा जी एक बड़ा सिंगर है सरदार जी, आई डोंट वांट टू नेम ऑफ हिज नेम, who lives in Vancouver, and he and his wife is coming to Pakistan on Sikh heritage को देखने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं लैलपुर जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास लैलपुर में कोई नहीं, तो कैन यू हेल्प? तो मैंने कहा यस व्हाई नॉट। तो उसने कहा कि यहाँ पे इतने लोग हैं, 100 and 1000 रिच पीपल who want to come to Pakistan to see their heritage। और हेरिटेज की हशर तो देखें ना वहाँ पे, अगर अपने गन बैंक हाउस उसको रेनोवेट करें, उस पर प्राइवेट सेक्टर को लेके आ जाए। सो आई थिंक देयर सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ ना जाए, सर्विस, टूरिज्म, agri based industries, I think we have a lot of scope. Right. And last question from my end. Again, I'm sorry I've taken more than your No, scheduled I'm time. okay. I'm having fun. But one last question from my end. I want to understand. Look, you've been through the terrorism cycle as well in Pakistan. You've been through the load shedding cycle of Pakistan as well. Economy always runs in cycles. So that जब भी वो एक उरूज का ज़वाल भी है और ज़वाल का अरूज भी है. There's always a light at the end of tunnel, so on and so forth. You've heard all the idioms and phrases. But I want to understand. आज इस वक्त प्रॉब्ली अगर मैं सेंटिमेंट कहूँ ना, तो पाकिस्तान का सेंटिमेंट इस वक्त जितना नेगेटिव हो सकता है वो है आम आदमी के फीलिंग्स में, और वो इस वक्त वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि पोटेंशियली फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। वो बिल्कुल होपलेस और हैपलेस सी एक सिचुएशन में। एंड सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, चैनलिंग योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ डू यू सी द पाकिस्तान ऑफ 2050, knowing what you know now, seeing the change of narrative and conversations around you. You have access to the public as well. आप social media पे भी, Twitter पे बड़े active हैं, और आप जाहिर है उससे आप एक feedback loop भी चलता रहता होगा। आपके अपने भी बहुत सारे employees हैं, उससे भी आपको एक grassroots से feedback आ रहा होगा। बट साथ ही आप decision maker से भी बहुत closely connected हैं, और आपको उनकी आवाज़ें भी पिछले 10, 15, 20 सालों में मुख्तलिफ आवाज़ें होंगी, आज मुख्तलिफ आवाज़ें। अपनी इंसान की एवोल्यूशन होती है। आज से 10 साल पहले मैं बहुत सारे सवाल पूछता, शायद आप ऐसी चीज़ें बोलते दैट यू नाउ ग्रोन आउट ऑफ देम एंड यू नाउ अंडरस्टूड थिंग्स टू बी इन अ बेटर वे। आज इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप 2050 का पाकिस्तान कैसा देख रहे हैं? मैं तो अभी भी काफ़ी होपफुल, एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज दैट we had decided to invest $300 million in this country, जिसमें से 150 हो चुका और 150 और हम करेंगे. We are not going to change it.
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जनरेशन जब वाइप आउट हो जाएगी ना, तो नई जनरेशन के डिसीजंस बेहतर होंगे। और बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते, बट आई थिंक मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं इसको ठीक करने के अलावा। और अनफॉर्चुनेटली जो मुख्तलिफ सर्कल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि उनकी नीयत ख़राब है, प्रॉब्ली वो अंडरस्टैंड नहीं करते। व्हाट वी नीड इज़ मुजम्मल कि हम तमाम अपने डिफरेंसेस को, माजी को एक तरफ रख के हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पावर सर्कल्स को बैठ के एक फैसला करना है कि यार एजुकेशन, इकोनॉमी, इन चीज़ों पे ये हमारा मिनिमम कॉमन एजेंडा है। हम आपस में जो मर्जी कर लें, हम इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक वी कैन डू इट। ये जो बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ हो गई हैं, ये एक ज़माने में तो हमने देखा कि सियासतदान जो थे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पूछते, बगैर अपनी शादी गमी में आपस में गले हाथ में लाना। आज तो वो पर्सनल दुश्मनियां बन गई। आई थिंक दैट इसको वी कैन रिजॉल्व इट, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यस, आई थिंक देयर इज डिस्पोटेंसी बहुत ज्यादा है, और राइटफुली सो। अच्छा, उसकी एक और रीजन जो आपने कही ना, वो सोशल मीडिया भी है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत एक्सेसिव हो गई है। और ये अंदाजा लगाना कि क्या सही, आप गुड न्यूज को तो प्रमोट नहीं कोई भी करता। किसी को ये नहीं पता कि द सिटीजन फाउंडेशन ने के 2000 स्कूल हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो दे आर गोइंग रीचिंग द टॉप यूनिवर्सिटीज और फुल स्कॉलरशिप्स। उनमें मछेरे का बच्चे और आम लूम पे काम करने वाले मजदूर के, वर्कर के बच्चे जो है यूएसए में फुल स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ना शुरू हो गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड हैपनिंग अराउंड अस, जिसको हम नहीं प्रोजेक्ट करते, इट डजंट सेल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हालात खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं, मगर वो शायद जितने नजर आते हैं वो उससे 5-6 ज्यादा गुना नजर आते हैं। वी स्टिल हैव होप। आवर यूथ इज जो ना आर बिगेस्ट रिसोर्स। हम अगर अपनी यूथ को का इंडेक्स को बेहतर कर लें, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें, आई थिंक नोबडी कैन बीट अस। डू यू थिंक कि ये मेरा कमेंट है, फीडबैक ले लें। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो शायद अगेन 70s के ट्रॉमा था या क्या वजह थी। पिछले दिनों भी आई वाज स्पीकिंग टू समवन फ्रॉम वेरी बिग फैमिली बैंकिंग की, एंड मैं उनको ये कह रहा था कि सर आप लोग पाकिस्तान में बिल्कुल ना, वो सेठ जो है वो बिल्कुल अपने आप को बंद करके रखता है। उसको होता है कि यार मैक्सिमम वो क्या करेगा, वो 4 कंपनियां हायर कर लेगा और उससे कहेगा कि यार हमारी कहानी बेच दो, लेकिन हमें ना दिखाओ कहीं पर आकर। एंड दुनिया में ना अब चूंकि एक तरफ सोशल मीडिया है, वो एक इनएविटेबिलिटी है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एक इनएविटेबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार हम प्रोडक्टिव लोगों को किस तरीके से इंफॉर्मेशन एज में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड सो मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि हमने अपने सॉल्यूशंस का ना जो ठेकेदार है वो पॉलिटिशियंस को बना दिया, who are not the right, they are leaders, they are mobilizers, but they're not the solution problem solvers. The problem solvers are always the entrepreneur, there's always the businessman. हमारा बिजनेसमैन तो लाइमलाइट में आ ही नहीं रहा, वो तो बता ही नहीं रहा कि यार एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, एक्चुअल में उसका सोल्यूशन है क्या। वो छुप के बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि कोई और आएगा और आके सोल्यूशन कर देगा। वो थोड़ा सा फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड कॉप आउट मोड में है, कि जिसमें वो फ्रंट पे आके खेलना नहीं चाहता। मैं नहीं कहता वो पॉलिटिकल स्टांस ले, मैं नहीं कहता वो पोलराइज्ड स्टांस ले, लेकिन कम से कम वो आगे लोगों को एजुकेट तो करे। मतलब अगर मैं पूरी दुनिया में देखूं तो इंडिया में टाटा, मित्तल, दे आर द सुपरस्टार्स, दे आर द वंस डिफाइनिंग द नैरेटिव ऑफ द यूथ, राइट। US में Elon Musk, Bill Gates, a lot of these people, Steve Jobs defined what the American youth believes and thinks about. हमारे यहाँ हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो इतना फ्रंट पे नहीं आते। What would your thought be about that? आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ तो कुछ लोगों का डिफरेंट क्लासेस आई थिंक। So there are people who don't want to be in the limelight for the right reasons, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। अगेन जैसे आपने कहा ना, एक जनरल परसेप्शन है, एक नेगेटिविटी थी अबाउट वेल्थ क्रिएशन। तो वो लोग पीपल वांट टू, कुछ वो है, कुछ जनरेशनल है कि जी नहीं लोग ही में रहो। अच्छा, फिर कुछ एक और चीज़ भी है मजमन, एंड नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। सम यू कैन स्पीक आउट ओनली इफ यू डोंट हैव एनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड। एक ये भी मसला है। मैं नहीं कहता कि मैं ये वो। अच्छा, फिर हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने बिजनेसमैन हैं। ये डिफरेंस भी आपको
एंटरप्रेनर्स कम नज़र आएंगे। राइट। आपने कहना एंटरप्रेनर आसान है, पर इसके लिए आप जो आपने बहुत सारी क्वालिटीज़ गिनवाई हैं वो होनी पड़ती हैं। तो वो असल में पैसा सिर्फ बनाना या ग्रो करना इज़ प्रॉब्ली नॉट उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। तो कुछ देखिए हमारे यहाँ लोग लाइमलाइट में इसलिए भी नहीं आना चाहते कि यू सी देयर आर थ्रेट्स टू पीपल। लोग डरते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं पॉलिटिकली। एक अगर अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ या हक में, तो लोग ये समझते हैं कि मैं वन और दी अदर पोलिटिकल पार्टी से अलाइंड हूँ। अगर मेरे ट्विटर पर पढ़ ले तो मैं एक ही बड़ी गवर्नमेंट को न्यूट्रल तरीके से, हाँ। अभी आप मुझे अगर चीज़ बुरी लग रही है तो मैं बुरी कहूँगा, अच्छी लग रही है अच्छी कहूँगा। और लोग उसको एक मेरी ट्वीट को पढ़ के मुझे अलाइन कर देंगे कि यार ये इस पार्टी का है, नहीं नहीं ये तो उसका है और ये उसके खिलाफ है। तो उससे लोग घबराते हैं राइटफुली सो गए, यार मैं बिला वजह अलाइन हो जाऊंगा, उसने दोबारा तो मेरी ट्वीट कभी पढ़नी नहीं है। उन्होंने कहा जी यार पता है जो गलत है, फिर उसको आपने उसका कुछ फेक बना के आगे चला देना है और फिर वो इट्स इजी किसी बंदे को इससे ड्रम अप करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई स्टिल एग्री विद यू। आई थिंक वी शुड प्रोजेक्ट लोकल सक्सेस स्टोरीज। हमें आपस में भी बात करनी चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं होता कि बाकी लोग गलत हैं। द पर्पस इज टू एनालाइज आवर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट। हम डिस्कशन है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स डिस्कशन है डिस्कशन। और लाजमी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ मे बी, मगर एक 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 डिसेंट और डिस्कोर्स जो है ना दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ हम लोग एक दूसरे, खा रिलीजन है, खा पॉलिटिक्स है, खा इकोनॉमी है, हम एक स्टांस ले लेते हैं फिर वो अड़ जाते हैं। हम हाँ। Musaddiq Saab, thank you so much for coming in and sharing all that insight. It was an absolute pleasure. And thank you for giving the extra time as well. No, it was a pleasure. Thank you so much. And मुझे भी अपनी बातें इवेंट करने का मौका मिला। I'm glad. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं, did you know about Interloop? अगर आपको पता था, क्या पता था? How do you like the story? How do you see Pakistan? And आपको 2050 का बड़े अरसे बाद मैंने ये सवाल पूछा, but how do you see the Pakistan of 2050 based on the current sentiment? But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.